हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। ओके, एक सेकेंड है, एक सेकेंड। ओके, तो लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन लेटर राइटिंग के हैं एंड डायलॉग राइटिंग के हैं। तो दोनों है, दोनों इसमें कवर हो जाएगा आपका, लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग, जो आपके एलटी के लिए प्रिस्क्राइब्ड है आपके एलटी के सिलेबस में। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट टाइम जो चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपना फीडबैक भी दिया करें एंड इस चैनल से आप जुड़ जाइए। फर्स्ट टाइम अगर चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी कराई जा रही है और अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनकी भी तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी थ्योरी क्लासेस। सो इस चैनल से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, द एड्रेस ऑफ द सेंडर इज यूजली रिटन इन विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। यहाँ पे हमें बताना है द एड्रेस ऑफ द सेंडर। सेंडर का जो एड्रेस है वो यूजली रिटन होता है, लिखा जाता है किस पार्ट में, फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में लिखा जाता है सेंडर का जो एड्रेस है, ये बताना है। बॉटम लेफ्ट में लिखा जाता है कि टॉप राइट और लेफ्ट में लिखा जाता है कि बॉटम राइट में कि सेंटर में लिखा जाता है, किस में चलिए बताना है। देखिए, जो फॉर्मल लेटर होता है ना, फॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो उसमें सेंडर का एड्रेस अगर लिखना है तो सबसे पहले वही लिखा जाता है। और नाउअडेज जो मॉडर्न फॉर्मेट में ये ऊपर ना लेफ़्ट की ओर होता है, मतलब बाईं ओर लिखा जाता है, लेकिन कुछ पुराने एंड पारंपरिक जो फॉर्मेट होते हैं उसमें ना दाईं टॉप राइट में भी लिखा जाता है। इसलिए फॉर्मेट के आधार पर ये दोनों जगह हो सकते हैं, तो टॉप राइट और लेफ्ट भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन फॉर्मेट। तो ये ध्यान रखना है, दोनों साइड लिखा जाता है जो सेंडर का एड्रेस है एक फॉर्मल लेटर में। मॉडर्न फॉर्मेट में ये बाईं ओर लिखा जाता है लेफ्ट साइड, और पुराने फॉर्मेट में ये राइट साइड लिखा जाता है, तो वो डिपेंडिंग ऑन फॉर्मेट, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस। अब यहाँ पे बताना है इन फॉर्मल लेटर में व्हाट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस के बाद क्या चीज़ आती है। देखिए, जो भेजने वाले पते होते हैं सेंडर के एड्रेस के ठीक बाद एक लाइन छोड़ी जाती है, जैसे कि एक लाइन छोड़ी जाती है और फिर वहाँ पे क्या लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, और डेट के बाद ना रिसीवर्स एड्रेस आता है। तो सो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। ओके, मतलब सेंडर एड्रेस के ठीक बाद एक लाइन छोड़ी जाती है और फिर वहाँ पे डेट लिखी जाती है, और डेट के तुरंत बाद रिसीवर का एड्रेस होता है, यानी कि फॉर्मल लेटर जो पाएगा उसका एड्रेस होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट फॉर्मल लेटर का नहीं है। तो फॉर्मल लेटर का कौन सा पार्ट नहीं है ये बताना है। देखिए, बात करेंगे फॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मल लेटर में केवल काम या शिकायत या फिर बिजनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें फैमिलीज के हेल्थ के बारे में, जैसे चैटर अबाउट फैमिली हेल्थ, करना सही नहीं माना जाता फॉर्मल लेटर में। सैल्यूटेशन होता है, बिल्कुल होता है, सब्जेक्ट लाइन होती है, बिल्कुल होता है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल होता है, लेकिन चैटर अबाउट फैमिली हेल्थ इसमें नहीं होगा। फॉर्मल लेटर में ये चीज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये आपका इनफॉर्मल में मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मल लेटर में ये नहीं माना जाता। फॉर्मल लेटर का बाकी पार्ट ये इनफॉर्मल का पार्ट है। ठीक है, बाकी तीनों सैल्यूटेशन सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन ये फॉर्मल लेटर का मेन पार्ट है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए, सैल्यूटेशन क्या होता है, जब आप सर, डियर मैडम, डियर सर लगाते हो, है ना, सर या मैडम, वहाँ पे सैल्यूटेशन होता है। सब्सक्रिप्शन जहाँ पे क्लोजिंग, जो लेटर का क्लोजिंग पार्ट होता है उसे सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। जैसे आप योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली बोलते हो ना, तो उसे सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ सब्जेक्ट लाइन क्या होता है, मतलब किस विषय पे आप ये लेटर लिख रहे हो। नेक्स्ट पे आएंगे, द सब्सक्रिप्शन इन अ लेटर रेफर्स टू। जस्ट मैंने अभी बताया कि लेटर में जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या रेफर करता है, ये बताना है। सब्सक्रिप्शन क्या रेफर करता है जो लेटर में होता है। तो जस्ट अभी मैंने बताया कि लेटर राइटिंग में जो होता है सब्सक्रिप्शन ना, लेटर राइटिंग की लैंग्वेज में सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है लेटर का अंत, या आप क्लोजिंग बोल सकते हो, लेटर का अंत। ये वो पार्ट होता है ना जब हम बहुत ही पोलाइटली वे में, बहुत ही पोलाइट वे में हम लेटर को एंड करते हैं। वहाँ पे हम लिखेंगे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वेयर इज़ द सब्जेक्ट यूजली प्लेस्ड इन अ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में जो सब्जेक्ट है वो आमतौर पर कहाँ पे रखा जाता है, कहाँ पे प्लेस होता है, ये बताना है। आफ्टर द सैल्यूटेशन की बिफोर द डेट की आफ्टर द रिसीवर्स एड्रेस एंड बिफोर द सैल्यूटेशन की एट द वेरी बॉटम कहाँ रखा जाता है जो सब्जेक्ट है। तो बात करेंगे अगर हम जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है मतलब मीन्स विषय, विषय का उद्देश्य क्या होता है, रीडर को तुरंत ये बताना होता है कि लेटर किस बारे में है। भाई अगर हम लेटर लिखते हैं तो सब्जेक्ट लिखेंगे ना, विषय लिखेंगे ना कि किस बारे में लेटर हम लिख रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही होता है, पर्पस रिसीवर यानी कि जो रीडर है उसको बताना कि लेटर किस बारे में है। और ये आमतौर पर रिसीवर का जो एड्रेस है उसके बाद और जो आपका संबोधन यानी कि जो सैल्यूटेशन है उसके ठीक पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द रेसिपिएंट एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज द, तो रेसिपिएंट यानी कि जो लेटर को प्राप्त करने वाला है, प्राप्तकर्ता बोला जाता है। तो लेटर को प्राप्त करने वाले को हम किस नाम से जानते हैं और किस नाम से जानते हैं ये बताना है। इनसाइड एड्रेस की, आउटसाइड एड्रेस की, रिटर्न एड्रेस की, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बताना है हमें। देखिए बात अगर हम करेंगे रेसिपिएंट एड्रेस को और हम किस नाम से जानते हैं, तो रेसिपिएंट एड्रेस को ना इनसाइड एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनसाइड एड्रेस कहा जाता है। क्यों, इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लेटर के अंदर लिखा होता है। ठीक है, जो रेसिपिएंट एड्रेस है ना, ये इसे इनसाइड एड्रेस कहते हैं क्योंकि ये लेटर के अंदर रेसिपिएंट का एड्रेस लिखा जाता है, लेटर के अंदर लिखा होता है, जबकि एनवेलप के ऊपर लिखे पते कुछ और ही कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये अंदर होता है इसलिए इसे इनसाइड एड्रेस भी कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द सैल्यूटेशन सर इज फॉलोड बाई सेमीकोलन, कॉमन या कॉमा आर कॉलन की डैश की नो पंक्चुएशन बताना है। एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है, इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर, तो सैल्यूटेशन सर इज फॉलोड बाई, सैल्यूटेशन क्या फॉलो करेगा। देखिए जब हम लेटर में सर या मैडम लिखते हैं ना, लेटर में हम सर या मैडम लिखेंगे, ठीक है, सर या मैडम लिखते हैं, मैडम इस तरह लिखते हैं ना, ये सैल्यूटेशन है, ठीक है, ये सैल्यूटेशन है। तो ग्रामर के अनुसार इसके बाद ना कॉमा लगाया जाता है। जैसे सर मैंने लिख दिया तो कॉमा, मैडम लिख दिया कॉमा, ये ग्रामर के अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रामर किसके बाद कॉमा लगाया जाता है। लेकिन कुछ बहुत ही फॉर्मल या अमेरिकी स्टाइल में हम क्या करते हैं, कॉलन का यूज़ करते हैं, कॉलन का भी यूज़ होता है, लेकिन कॉमा सबसे आम है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कॉमा भी हो जाएगा, कॉलन भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ओके। तो यानी कि सर के बाद आप इस तरह भी रख सकते हो, सर के बाद कॉलन का भी यूज़ कर सकते हो, सर के बाद आप कॉमा का भी यूज़ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, ये फॉर्मल होता है। विच पार्ट ऑफ द लेटर कंटेन्स द मेन मैसेज, लेटर का वो कौन सा पार्ट है जो मेन मैसेज को बताता है, कौन सा पार्ट है, हेडिंग बताता है, बॉडी बताता है, या पोस्ट स्क्रिप्ट बताता है, या सुपर स्क्रिप्शन बताता है। कौन सा वो लेटर का पार्ट है जो हमें मेन मैसेज बताता है। जैसे हम लेटर लिख रहे हैं, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो चाहे वो इनफॉर्मल लेटर हो, तो वो कौन सा पार्ट है जहाँ से हमें वो लेटर का मेन पर्पस पता चलता है कि ये लेटर में क्या लिखा गया है। देखिए लेटर का वह पार्ट जहाँ आप अपनी पूरी बात, पूरी समस्या, पूरी जानकारी बहुत ही डिटेल में लिखते हैं, उसे हम मेन भाग कहते हैं, मेन पार्ट कहते हैं ना, मेन पार्ट जहाँ पे आप लेटर का जो मेन आपका उद्देश्य है लिखने का वो आप लिखोगे, तो उसे बॉडी कहते हैं, बॉडी यानी कि मेन पार्ट कहते हैं। हेडिंग में केवल पता होता है, हेडिंग में क्या होता है, केवल पता होता है। और सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, तो सुपर स्क्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन में केवल विदाई होती है, योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली, जो भी है, ठीक है। तो बॉडी जो होता है ये मेन मैसेज देता है, मेन मैसेज यही देता है लेटर का। व्हाट इज सुपर स्क्रिप्शन, चलिए इसका बताइए क्या होगा। ये सुपर स्क्रिप्शन क्या होता है। देखिए मैंने बताया था कि जो रेसिपिएंट का एड्रेस होता है वो कहाँ होता है, वो एनवेलप के अंदर, ठीक है, एनवेलप के अंदर होता है, तो उसे इनसाइड एड्रेस कहते हैं, अभी ऊपर मैंने बताया। अब ये जो सुपर स्क्रिप्शन है ना, ये वो एड्रेस होता है ना जो एनवेलप के ऊपर लिखा जाता है। जैसे ये एनवेलप है और इसके ऊपर लिखा है,
ठीक है, इसके ऊपर लिखा है, इसके ऊपर ऐसे लिखा गया है ताकि जो पोस्टमैन होगा ना उसे सही जगह पहुंचा सके ये पढ़ के। तो ये लेटर ना, ये लेटर के अंदर लिखे पत्र जैसा अलग होता है। जैसे लेटर के अंदर जो एड्रेस लिखा रहेगा वो रिसिपिएंट का एड्रेस होता है, उसे इनसाइड एड्रेस कहते हैं। लेकिन ये लेटर के ऊपर लिखा रहता है, एनवेलप के ऊपर लिखा जाता है ताकि पोस्टमैन उसे देखकर उसे सही जगह पहुंचा सके। तो इसे क्या कहते हैं? इसे सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं, जो लेटर के ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। एड्रेस रिटन ऑन द एनवेलप, ये ना एड्रेस ही लिखा रहता है लेटर के ऊपर। लेटर के ऊपर जो एड्रेस लिखा रहेगा डाकिया उसे देखकर सही जगह पहुंचा देगा, उसे सुपरस्क्रिप्शन कहेंगे। और लेटर के अंदर जो एड्रेस लिखा रहता है वो रिसिपिएंट का एड्रेस होता है, उसे इनसाइड एड्रेस भी कहते हैं। सो ध्यान रखना इस चीज़ को। PS स्टैंड्स फॉर, इसका बताना है PS किसके लिए आता है, इसका फुल फॉर्म बताना है। पास्ट स्क्रिप्ट है कि पोस्ट स्क्रिप्ट है कि प्री स्क्रिप्ट है कि पोस्ट सेंटेंस है। इसमें 100 क्वेश्चन है, 50 आपके लेटर राइटिंग से है, 50 आपके डायलॉग राइटिंग से है। तो मुझे लगता है कि इसमें फिर आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है, ये कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग से सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। 50-50 मैंने लिया है। ओके, चलिए देखिए PS जो होता है ना, PS का लैटिन पूरा नाम क्या है? पोस्ट स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, और इसका यूज़ तब किया जाता है जब लेटर पूरा लिखने और साइन करने के बाद आपको कोई बात याद आती है और आप उसे एंड में जोड़ना चाहते हैं। जैसे आपने पूरा लेटर लिख दिया, साइन भी कर दिया, उसके बाद आपको कोई बात याद आई, तो आप क्या करोगे? उसे लास्ट में जोड़ना चाहोगे। तो उस लास्ट में जो आप जोड़ रहे हो उसी को पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो जब हम लेटर को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जब हम लेटर को क्लोज करते हैं तो वहाँ पे उसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। जैसे हम योर सिंसियरली, क्या होगा? करेक्ट बताना है यहाँ पे। देखिए लेटर के एंड में जब हम आपका लिखते हैं, है ना, आपका लिखते हैं तो हम वहाँ पे योर्स लिखेंगे। इस पर कोई एपस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करेंगे ना, इसमें कहीं पे भी एपस्ट्रॉफी नहीं यूज़ होगा, ध्यान रखना। इसमें कहीं पे भी एपस्ट्रॉफी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो योर्स है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, यहाँ पे जो योर्स है ये अपने आप में ही एक पजेसिव प्रोनाउन है और इसके लिए हमें इस तरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। पजेसिव यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, एपस्ट्रॉफी लगाना गलत हो जाएगा। तो सही जो वर्ड है वो हमेशा योर्स ही होगा क्योंकि ये अपने आप में ही पजेसिव प्रोनाउन है, इसके लिए एपस्ट्रॉफी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा बी। इफ़ यू स्टार्ट, नेक्स्ट वन है, इफ़ यू स्टार्ट अ लेटर विद डियर सर द एप्रोप्रिएट क्लोजिंग इज। ठीक है, अगर आप किसी लेटर की शुरुआत ना डियर सर से कर रहे हो तो उस लेटर की क्लोजिंग कैसे करोगे? योर्स सिंसियरली करके करोगे, योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली या योर्स ट्रूली। अगर किसी लेटर की शुरुआत आप डियर सर से कर रहे हो तो ये बताना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डियर सर से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक फॉर्मल लेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। किसका? फॉर्मल लेटर का। ये एक फॉर्मल लेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप लेटर की शुरुआत में पर्सन का नाम नहीं जानते, जैसे आप लेटर लिख रहे हो और उस पर्सन, जिस भी पर्सन को आप लिख रहे हो तो उस पर्सन का आप नाम नहीं जानते और केवल आप डियर सर या डियर मैडम लिखते हो, तो उस लेटर का अंत आप कैसे करोगे? योर्स फेथफुली से किया जा सकता है। कैसे करोगे? योर्स फेथफुली से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, इफ़ यू स्टार्ट अ लेटर विद द पर्सनस नेम, फॉर एग्जाम्पल डियर मैडम, डियर मिस्टर शर्मा, द एप्रोप्रिएट क्लोजिंग इज। अगर आप कोई लेटर की शुरुआत उस पर्सन का नाम जान रहे हो तब भी आप डियर मिस्टर शर्मा करके लगा रहे हो तो उस लेटर की क्लोजिंग कैसे करोगे? कैसे करोगे? ध्यान रखना, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ऐसा लेटर लिख रहे हो जिसपे उस पर्सन का आप नाम नहीं जान रहे हो, बस डियर सर या डियर मैडम से एड्रेस कर रहे हो, तो ऐसे लेटर की क्लोजिंग आप उसकी क्लोजिंग कैसे करोगे? योर्स फेथफुली करके करोगे। लेकिन अगर आप जिस पर्सन को लेटर लिख रहे हो उस पर्सन का नाम भी जान रहे हो तब ऐसे लेटर की क्लोजिंग आप कैसे करोगे? ये बताना है। देखिए यहाँ पे अगर आप लेटर की शुरुआत में पर्सन का नाम जानते हो और उनका नाम भी लिखते हो, जैसे डियर मिस्टर शर्मा, है ना, लिख रहे हो डियर मिस्टर शर्मा, तो इस लेटर का अंत आप कैसे करोगे? योर सिंसियरली से करना चाहिए।
ठीक है, योर सिंसियरली से करना चाहिए, ये रूल है। फेथफुली और सिंसियरली के बीच में मेन अंतर है, ध्यान रखना इस दोनों चीज़ को। नेक्स्ट पे आएंगे, इन एन ऑफिशियल लेटर टू अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द करेक्ट सैल्यूटेशन इज, बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी, जैसे कोई सरकारी अधिकारी हो गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप लेटर लिख रहे हो, तो लेटर लिखते समय बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, है ना। जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पे कैसा होना चाहिए, द करेक्ट सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए। अगर आप कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, लाइक किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो, किसी सरकारी अधिकारी को लिख रहे हो, तो वहाँ पे करेक्ट जो सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए। देखिए बहुत ही फॉर्मल होता है ये, जब आप लिखते हो इस तरह तो ये फॉर्मल होता है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ भी करना होता है इसमें। जैसे माय डियर, हेलो, ये थोड़ा कैजुअल है, ये नहीं आप कर सकते। आप सर या मैडम कर सकते हो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर या मैडम। जेंडर नहीं पता आपको तो आप सर या मैडम कर सकते हो। नेक्स्ट पे आएंगे, विच क्लोजिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर अ लेटर टू अ क्लोज फ्रेंड। चलिए इसका बताइए क्या होगा। विच क्लोजिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर अ लेटर, मतलब एक ऐसा लेटर जो आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, तो वहाँ पे उसकी क्लोजिंग कैसे करोगे उस लेटर की। तो दोस्तों को लिखे जाने वाले जो लेटर होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। जो आप दोस्तों को लिखते हो या रिलेटिव्स को लिखते हो, अपनी फैमिली को लिखते हो, ऐसे लेटर को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो दोस्तों को लिखे जाने वाले जो लेटर होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं और इनमें सिंसियरली या फेथफुली जैसे भारी जो शब्द है ना, वर्ड्स हैं, इनका यूज़ नहीं होता। तो दोस्तों के लिए प्यार जताने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, योर्स अफेक्शनेटली, आपका स्नेही, योर्स लविंगली, है ना, लविंगली भी हो सकता है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, योर्स ओबीडेंटली इज ट्रांजिशनली यूज्ड इन लेटर्स रिटन बाय। इसका बताना है, ये जो योर्स ओबीडेंटली है ये किन लेटर्स में यूज़ होता है, ट्रेडिशनली, रिटन बाय, और कौन लिखता है ये। देखिए योर्स ओबीडेंटली का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी। अगर हम ट्रेडिशनली रूप से देखें तो इसका यूज़ स्कूल में सबसे ज़्यादा किया जाता था ना, जब एक स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल या अपने टीचर को लेटर लिखता है। तो आजकल इसका जो प्रचलन है थोड़ा कम हो गया, लेकिन ये अभी भी स्कूलों में स्टैंडर्ड है, माना जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, अ स्टूडेंट टू अ प्रिंसिपल अ टीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक फॉर्मेट कैरेक्टरिस्टिक। तो जो ब्लॉक फॉर्मेट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है। देखिए जो ब्लॉक फॉर्मेट लेटर होते हैं ना, ब्लॉक फॉर्मेट लेटर लिखने का एक ना मॉडर्न मेथड है। इसमें हर चीज़ बाई तरफ से यानी कि लेफ्ट मार्जिन से शुरू होती है। कहाँ से, लेफ्ट मार्जिन से शुरू होती है हर चीज़। जैसे डेट हो गया, चाहे जैसे 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 एड्रेस हो गया, जैसे आप एड्रेस लिख रहे हो या डेट लिख रहे हो या पैराग्राफ हो गया या साइन वगैरह हो गया, तो ये लेफ्ट मार्जिन से शुरू होगा, बाई तरफ के मार्जिन से शुरू होती है। इसमें पैराग्राफ शुरू करते समय जो जगह होती है ना वो नहीं छोड़ी जाती, नो, और सब कुछ एक लाइन में बाई ओर होता है। ये जो ब्लॉक फॉर्मेट लेटर होते हैं इसका एक ना मॉडर्न तरीका है, तो ये ध्यान रखना। तो ऑल टेक्स्ट इज अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन, सारे ही चीज़ कहाँ पे रहेंगी, लेफ्ट मार्जिन की साइड रहेंगी, सारा कुछ, चाहे वो डेट हो गया, एड्रेस हो गया, पैराग्राफ, साइन वगैरह सब कुछ। तो ये लेफ्ट मार्जिन याद रखना ब्लॉक फॉर्मेट का। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन अ बिजनेस लेटर ENC स्टैंड फॉर। अगर आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो तो उसमें ENC करके ऐसे छोड़ दिया जाता है, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हम यहाँ पे हम ब्रीफ में लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म बताना है। जब आप लेटर के साथ कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जोड़ते हो, ठीक है, जैसे लेटर के साथ आप ना जैसे रिज्यूमे जोड़ देते हो, कोई रेसिट हो गया वो जोड़ दे रहे, मार्कशीट, उसको नथी करते हो या जोड़ते हो ना, तो उसे एनक्लोज्ड या एनक्लोजर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एनक्लोज्ड कहेंगे या एनक्लोजर कहेंगे, ये ध्यान रखना है। एक सेकेंड, हाँ, एनक्लोजर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे ENC का मतलब एनक्लोज्ड या एनक्लोजर होता है। जैसे लेटर के नीचे हम क्या करते हैं, उसको ब्रीफ में ENC लिखा जाता है ताकि जो रिसीवर है उसको पता चले कि इस लिफाफे में ना लेटर के अलावा और भी कागज़ हैं। तो लेटर के साथ ना हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जोड़ते हैं, लाइक रेज्यूमे हो गया, कोई रिसिट हो गया, मार्कशीट, उसको नथी करते हैं, तो उसे हम एनक्लोज्ड एनक्लोजर कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, द टोन ऑफ अ फॉर्मल लेटर शुड बी। एक फॉर्मल लेटर अगर आप लिख रहे हो तो उसका टोन कैसा होना चाहिए,
अगर आप एक फॉर्मल, एक औपचारिक पत्र लिख रहे हो तो उसका टोन कैसा होना चाहिए? इमोशनल एंड डिस्क्रिप्टिव, ये ऐसे कर दो। इमोशनल तो कहीं पे भी फॉर्मल लेटर में नहीं होता है, ये इनफॉर्मल में हो सकता है लेकिन फॉर्मल में नहीं हो सकता। एग्रेसिव एंड डिमांडिंग बिल्कुल नहीं होगा भाई, एग्रेसिव होगा तो तुम्हारी डिमांड कभी पूरी ही नहीं होगी फॉर्मल लेटर में, अगर आप एग्रेसिव वे में कोई बात करोगे। कैजुअल एंड चैटी, ये तो इनफॉर्मल का है, ये भी नहीं होगा। तो कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर एंड पोलाइट वे में होनी चाहिए बातें, ये ध्यान रखना है। अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो उसका टोन हमेशा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और पोलाइट उसमें होना चाहिए। जो तरीका होना चाहिए वो पोलाइट, इसमें गुस्सा, इमोशंस, ज़्यादा हंसी मजाक वाली बातें ये सब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीधी बात सीधी हो और सम्मान के साथ कही जानी चाहिए एक फॉर्मल लेटर में। इन अ सेमी फॉर्मल लेटर टू अ कलीग यू नो वेल यू माइट साइन ऑफ विद, इसका बताना है कि क्या होगा। ये एक मतलब पूछा जा रहा है कि एक सेमी फॉर्मल लेटर क्या होता है। एक सेमी फॉर्मल लेटर आप लिख रहे हो किसी कलीग को जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, तब उसको कैसे करोगे? उसको आप क्या करोगे? यू माइट साइन ऑफ विद, बेस्ट विशेस दोगे या योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली, मतलब उसके साथ आप उसका जो लेटर रहेगा उसका एंड कैसे करोगे। अगर आप अपने साथ काम करने वाले किसी कलीग को लेटर लिख रहे हो जिसे आप अच्छे से जानते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आप अच्छे से जानते हो तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे में क्या कर सकते हो? आप बेस्ट विशेस लिख सकते हो या बेस्ट रिगार्ड लिखना सबसे सुटेबल है। बेस्ट रिगार्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सबसे सुटेबल होता है। योर्स फेथफुली यहाँ थोड़ा सा अजीब लगेगा इस तरह अगर आप लिखोगे तो। विच डेट फॉर्मेट इज जनरली एक्सेप्टेड इन फॉर्मल लेटर, इसका बताओ क्या होगा। कौन सा डेट फॉर्मेट है जो फॉर्मल लेटर में जनरली एक्सेप्ट किया जाता है? कौन सी डेट फॉर्मेट जो फॉर्मल लेटर में हम आमतौर पर उसको एक्सेप्ट करते हैं? ये वाली की ये ABCD है, बताना है। पुराने समय में क्या होता था, देखो ये चीज़ें हैं ना, फॉर्मल लेटर में हम क्या करते हैं, जो डेट है ना हमेशा पूरी तरह से वर्ड्स या उसके नंबर के साथ लिखी जानी चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर, जैसे ये वाला है दिसंबर 5, 2024, ठीक है। इस तरह फॉर्मल लेटर में जो तारीख लिखोगे ना हमेशा पूरी तरह से शब्दों में होना चाहिए और अंकों के साथ लिखना चाहिए, शब्द भी हो और अंक भी हो ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह दिसंबर 5, 2024, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 5 दिसंबर 2024, इस तरह भी लिख सकते हो 5 दिसंबर 2024, या इस तरह भी लिख सकते हो। यही सही तरीके हैं। केवल आप इस तरह लिखोगे, केवल सिर्फ नंबर्स डालोगे 5, 12, 2024, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जो कंट्री में पहले अलग अलग जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें पहले मंथ आता है या डेट लिखने के लिए अलग अलग रूल होते हैं, पहले मंथ या डेट लिखने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर यही हो जाएगा। ओके, आपने देखा होगा लिटरेचर आप पढ़ते हो तो लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे ऐसे ही डेट दी जाती है, ऐसे डेट कहीं नहीं देखे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। इन द एड्रेस टू द प्रिंसिपल टू इज, एड्रेस में टू द प्रिंसिपल, ये टू क्या है? देखिए पुराने समय में क्या होता था, जब हम हमेशा टू द प्रिंसिपल लिखते थे ना, लेटर जब लिखते थे, जैसे बीमारी पे लेटर लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल लिखते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया है और ब्लॉक फॉर्मेट में क्या हो गया, टू लिखने की अब रिक्वायर नहीं है, नीड नहीं होती है। अब सीधे उस पद का नाम लिख दोगे, जैसे द प्रिंसिपल लिख सकते हो, लिखना ही काफ़ी है, सही माना जाता है। ऑल्दो टू लिखना गलत नहीं है लेकिन इसे अक्सर छोड़ दिया जाता है, तो ऑफन ओमिटेड इन मॉडर्न ब्लॉक फॉर्मेट, ये ध्यान रखना है। द सैल्यूटेशन इज प्लेस, सैल्यूटेशन कहाँ होता है यहाँ पे तो पता ही चल जाएगा। तो सैल्यूटेशन डेट के नीचे होता है, यानी कि आपने ऊपर डेट लिख दिया, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो डियर सर या सर, ठीक है। हमेशा डेट या इनसाइड एड्रेस के नीचे लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। और ये लेटर का मेन बॉडी से ठीक पहले होता है, जो लेटर का मेन बॉडी होता है उससे ठीक पहले होता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अ डेमी ऑफिशियल यानी कि DO लेटर इज रिटन, इसको क्यों लिखा जाता है? DO का फुल फॉर्म है डेमी ऑफिशियल। ये जो डेमी ऑफिशियल लेटर होता है ये लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है, किसे लिखा जाता है बताना है यहाँ पे। बिटवीन टू कंपनीज,
या बाय एन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर बाय नेम कि टू द जनरल पब्लिक कि टू अ न्यूज़पेपर एडिटर, किसे लिखा जाता है ये डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो देखिए डेमी ऑफिशियल मतलब अर्धशासकीय पत्र होता है ना। डेमी ऑफिशियल लेटर वो होता है जो एक सरकारी अधिकारी है ना, वो दूसरे सरकारी अधिकारी को ना पर्सनली नाम से एड्रेस करके लिखता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी मामले पर विशेष ध्यान दिलाना या सीक्रेट बनाए रखना होता है। और ये पूरी तरह से फॉर्मल नहीं होता है, लेकिन पर्सनल भी नहीं पूरी तरह से होता है ये। तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक सरकारी अधिकारी है दूसरे सरकारी अधिकारी को पर्सनली, मतलब पर्सनली क्या होता है, नाम से एड्रेस करके लिखता है। तो ये ध्यान रखना। व्हेन राइटिंग अ फर्म नेम्ड, ये ध्यान रखना, मेसर्स गुप्तास एंड सन्स द सैल्यूटेशन शुड बी, कैसा होना चाहिए जब आप कोई राइटिंग लिखते हो। ठीक है, जब आप किसी फर्म को नाम दोगे मेसर्स करके, गुप्ता एंड सन, तो सैल्यूटेशन कैसा होना चाहिए, डियर सर या सर्स डियर सर, मिस्टर डियर गुप्ता, सॉरी डियर मिस्टर गुप्ता, हेलो, कैसा होना चाहिए। पहले हम मेसर्स को समझेंगे, ये मेसर्स क्या होता है। तो मेसर ध्यान रखना मिस्टर का प्लूरल है। मिस्टर आप लिखते हो ना, मिस्टर यहाँ पे सिंगुलर है, और ये जो मेसर्स है ये प्लूरल है इस मिस्टर का, ये प्लूरल है। यानी जब आप एक पर्सन को आप लिखोगे, एक पर्सन को एड्रेस करोगे तो आप मिस्टर लिखते हो, लेकिन अगर उसी में एक से कई ज़्यादा पर्सन हो गए तब आप क्या करोगे, तब वहाँ पे मेसर्स यानी कि प्लूरल का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे एक पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप कर सकते हो डियर सर, डियर मैडम, बट लेकिन पूरी कंपनी को आप लिख रहे हो, जैसे कंपनी में एक से अधिक मालिक या भागीदार हो, तब आप क्या करोगे, तो वहाँ पे मिस्टर थोड़ी ना लिखोगे, या वहाँ पे डियर सर या डियर मैडम थोड़ी ना लिखोगे। तो वहाँ पे डियर सर के बजाय आप क्या लिख सकते हो, सर्स एंड डियर सर्स लिखते हो, क्योंकि इसको प्लूरल करना है हमें, ये ध्यान रखना है। मेसर्स यही पूछा है, मेसर्स यानी कि इसका प्लूरल क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट, योर्स ट्रूली इज कॉमन इन, ये जो योर्स ट्रूली है ना, ये जो आपका योर्स ट्रूली है, ये सब्सक्रिप्शन में आता है। ये किस में कॉमन है, कहाँ पे, ये किस लेटर में लिखा जाता है, योर्स ट्रूली सब्सक्रिप्शन में। देखिए लेटर राइटिंग के नियम ना, जो रूल होते हैं वो देशों के हिसाब से थोड़े बदलते रहते हैं। जैसे योर्स ट्रूली का यूज़ ना कहाँ पे किया जाता है, योर्स ट्रूली का ये अमेरिकन इंग्लिश में बिजनेस लेटर के लास्ट में बहुत आम है। जैसे अमेरिकन इंग्लिश में अगर लिखा जा रहा है, बिजनेस लेटर को लिखा जा रहा है, तो उसके लास्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन में। लेकिन ब्रिटिश और इंडियन इंग्लिश में क्या होता है, हम उसका क्या यूज़ करते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश में ये ज़्यादा पॉपुलर है। अमेरिकन इंग्लिश के बिजनेस लेटर में सब्सक्रिप्शन में योर्स ट्रूली लिख सकते हो। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट लाइन शुड बी, सब्जेक्ट लाइन कैसा होना चाहिए, यानी कि आप लेटर लिख रहे हो उसमें जो सब्जेक्ट जो विषय है उसका लाइन कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन कैसी होना चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए कि लॉन्ग पैराग्राफ होना चाहिए कि ब्रीफ एंड अंडरलाइन बोल्ड होना चाहिए कि रिटन इन इनविजिबल इंक होना चाहिए। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट लाइन यानी कि विषय, तो सब्जेक्ट लाइन का जो मेन काम है वो रीडर को कम शब्दों में बताना है ना, कम शब्दों में बताना कि लेटर किस बारे में है। विषय का काम क्या होता है, विषय का काम कम शब्दों में बताना होता है ना, एक ही लाइन में बता देगा या बहुत ही कम शब्दों में बताना कि आखिर इसमें लिखा क्या है, लेटर का मतलब क्या है, लेटर किस बारे में है। इसलिए इसे ना ब्रीफ होना चाहिए, ना कि पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ। इसे अलग दिखाने के लिए अक्सर इसको ना अंडरलाइन किया जाता है, ब्रीफ होना चाहिए और इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए अक्सर इसको अंडरलाइन किया जाएगा या बोल्ड किया जाता है, जो सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए लेटर का। नेक्स्ट, इन एन इनफॉर्मल लेटर द डेट इज रिटन, इनफॉर्मल लेटर में डेट कहाँ लिखी जाती है, अभी मैंने ऊपर फॉर्मल लेटर का बताया था, लेफ्ट साइड रहता है सेंटर के एड्रेस के बाद, लेकिन यहाँ पे बताना है इनफॉर्मल लेटर में डेट कहाँ लिखी जाती है। देखिए फॉर्मल लेटर, पहले ये इतना जाना है इनफॉर्मल लेटर होता क्या है। जैसे आप किसी दोस्त को लिख रहे हो लेटर, फैमिलीज़ को लिख रहे हो, मदर को, फादर को, अपने रिलेटिव्स को, वो इनफॉर्मल लेटर है ना, उसमें जो डेट लिखना ज़रूरी होता है, उसमें भी डेट लिखना ज़रूरी होता है। जैसे इनफॉर्मल लेटर में भी डेट ज़रूरी है, पता चल जाता है ना कि सेंडर, और ये आमतौर पर जो भेजने वाले जो है कि सेंडर का जो एड्रेस है ना उसके ठीक नीचे लिखी जाती है। इससे पता चलता है कि लेटर कब लिखा गया है, यानी कि जो भेजने वाला है, जो भेजने वाले के पते नहीं होते हैं, सेंडर एड्रेस, उसके ठीक नीचे लिखी जाती है डेट। तो बिलो द सेंडर एड्रेस विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर, इसमें बताना है कि कौन से फॉर्मल लेटर का टाइप नहीं है।
लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर टू अ पेन पाल, लेटर टू द एडिटर। कौन सा फॉर्मल लेटर का ये टाइप नहीं है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, जैसे इसमें आप देखोगे कंप्लेंट, लेटर टू कंप्लेंट बिल्कुल है, आप कंप्लेंट पे लिख सकते हो फॉर्मल लेटर, इंक्वायरी पे आप लेटर लिख सकते हो फॉर्मल लेटर, और एडिटर यानी कि किसी एडिटर को भी आप फॉर्मल लेटर लिख सकते हो, है ना। ये सभी कामकाज से जुड़े फॉर्मल लेटर होते हैं। लेकिन पेन पाल, पेन पाल क्या, पत्र मित्र, पेन पाल मतलब क्या होता है, पत्र मित्र, ये नहीं है भाई, ये नहीं है। पेन पाल मतलब पत्र मित्र को लिखा गया जो पत्र है वो दोस्ती और निजी बातों के लिए होता है, इसलिए ये इनफॉर्मल में आ सकता है लेकिन फॉर्मल में नहीं। अच्छा, ये पेन पाल से याद आया, इंटर में एक शॉर्ट स्टोरी थी, वहाँ पे पेन पाल था, एक लेटर था, मतलब एक लेसन था पेन पाल। आपने पढ़ा है क्या, बताना जरूर है कमेंट सेक्शन में किसने किसने पढ़ा है। मैंने पढ़ाया है उसको, पढ़ा भी है पढ़ाया भी है, ठीक है। पेन पाल बहुत ही अच्छा था, है ना। लेटर लिखता है दूर कहीं, वो उसको सोचता है कि कोई खूबसूरत लड़की होगी, बट वो निकलती हैं ओल्ड वुमेन, है ना। तो किसने किसने पढ़ा ये पेन पाल, ये इंटर की शॉर्ट स्टोरी बुक थी, उसमें था ये लेसन। इफ़ यू डू नॉट नो द जेंडर ऑफ द रेसिपिएंट यूज, इसका बताना है कि क्या होगा। अगर आप जानते हो, जैसे आप इफ़ यू डू नॉट नो द जेंडर, अगर आप उस जेंडर मतलब अगर आप जेंडर को नहीं जानते टू द रेसिपिएंट यूज, तो आप क्या करोगे। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, जब आप किसी को लेटर लिख रहे हो, अब वो जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, चाहे वो मैनेजर हो गया चाहे वो डायरेक्टर हो गया, आपका उसका जेंडर नहीं पता है, तो आपको ये नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, तो सबसे सेफली और सबसे सही मेथड जो होता है ना, आप दोनों का वहाँ पे मेंशन करेंगे। इसलिए डियर सर मैडम लिखना स्टैंडर्ड ये मेथड है, डियर सर एंड मैडम, जब आपको जेंडर नहीं पता जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज यूजली डिवाइडेड इनटू, द बॉडी ऑफ अ एक फॉर्मल लेटर का जो बॉडी है वो यूजली, जो फॉर्मल लेटर का जो बॉडी है, बॉडी मतलब मेन पार्ट है उसे कहा जाता है। लेटर का जो मेन पार्ट है जहाँ पे मेन चीज़ें लिखी जाती है, किस वजह से लेटर लिखा जा रहा है, ये यूजली डिवाइडेड है, बताना है। देखिए, एक अच्छे जो फॉर्मल लेटर का जो मेन बॉडी है वो एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखा जाता, इसे आमतौर पर 3 भागों में बांटा जाता है, 3 पार्ट्स में, ठीक है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में ये बांटा जाता है। जैसे पहला क्या होगा, इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन होगा, पत्र जो लेटर है, लेटर लिखने का रीज़न, कंटेंट होगा, ठीक है, मामले की पूरी जानकारी। उसके बाद कंक्लूज़न होगा कि आप आगे क्या उम्मीद करते हैं, जैसे इस लेटर का समाधान होगा या नहीं, इस लेटर का आंसर मुझे मिलेगा या नहीं। तो ये भाई 3 पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना, बाकी नहीं होते हैं। तो फॉर्मल लेटर का जो बॉडी है उसको 3 पार्ट में बांटे जाते हैं, ध्यान रखना इसको, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन अ जॉब एप्लीकेशन लेटर द बायोडाटा और रेज्यूमे इज यूजली, देखिए जो जॉब एप्लीकेशन लेटर होगा उसमें बायोडाटा और रेज्यूमे वो आमतौर पर कहाँ होंगे, रिटन इन द बॉडी, कि एनक्लोज्ड या अटैच्ड होंगे, कि रिटन ऑन द एनवेलप, या उसको इग्नोर ही कर दिया जाएगा। अगर आप कहीं पे जॉब एप्लीकेशन लेटर दे रहे हो तो अपना जो बायोडाटा है, अपना जो रेज्यूमे है वो कहाँ लगाओगे। देखिए, जब आप जॉब के लिए एक कवर लेटर लिखते हो ना, आवेदन लेटर लिखते हो, तो आप अपनी पढ़ाई और अपने जो अनुभव की जो पूरी लिस्ट है, यानी कि बायोडाटा एंड रेज्यूमे को क्या करोगे, लेटर के बीच में नहीं लिखते कि लेटर में मैंने ये किया है, मेरा बायोडाटा ये है, मेरा रिज्यूमे में, नहीं, लेटर के बीच में आप नहीं लिखोगे। आप लेटर में लिखते हैं कि मेरा बायोडाटा इसके साथ क्या है, अटैच्ड है, और उसे अलग कागज़ के रूप में आप क्या करोगे, एनक्लोज कर दोगे, अटैच कर दोगे उसी, मतलब एप्लीकेशन लेटर के साथ ही, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अ लेटर ऑफ कंडोलेंस इज रिटन टू, कंडोलेंस का जो लेटर है वो लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है, एक ऐसा लेटर जो कंडोलेंस वाला हो, शोक संवेदना जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो इस टाइप का लेटर किसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का लेटर, मतलब इस टाइप का जो लेटर है ना, वो तब लिखा जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है या किसी का बड़ा नुकसान होता है, ताकि हम दुख की घड़ी में उनके प्रति क्या करें, सिंपैथी फील कराएं। तो एक्सप्रेस सिंपैथी ओवर अ डेथ या लॉस। सीसी इन बिजनेस लेटर स्टैंड फॉर, देखिए बिजनेस लेटर में ये सीसी क्या है,
सीसी का फुल फॉर्म बताना है बिजनेस लेटर में। ये सीसी क्या है? देखिए जैसे आपका देखोगे आप जो लेटर्स होते हैं, जो बिजनेस लेटर होते हैं, ये ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। पुराने समय में क्या होता था? कार्बन पेपर का यूज़ करके कॉपी बनाई जाती थी। इसका मतलब ये लेटर की एक कॉपी किसको प्राप्त होती है? मतलब जो मूल प्राप्तकर्ता होते हैं उनके अलावा किसी और को भी जानकारी के लिए भेजी गई है, तो कार्बन कॉपी इज करेक्ट। ये ध्यान रखना, सीसी का ये फुल फॉर्म है। ये बिजनेस लेटर में यूज़ होता है। द लैंग्वेज इन एन ऑफिशियल लेटर शुड बी। एक ऑफिशियल लेटर में जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? जैसे आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? एम्बिगुअस होनी चाहिए। एम्बिगुअस जो समझ में ही ना आए। फ्लावरी एंड पोएटिक होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। सार्केस्टिक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लूसिड एंड प्रिसाइज होनी चाहिए, है ना। भाषा ऐसी होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए। इसका मतलब कि बात को घुमा फिरा कर या बहुत कठिन शब्द नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज़ कह रहे हो और लिख रहे हो तो बातों को घुमा सर्कमलोक्यूशन वे में लिखो या फिर कठिन शब्दों का यूज़ करो, ये सब नहीं है। बल्कि सीधे और साफ शब्दों में कहना, ताकि पढ़ने वाले को तुरंत समझ में आ जाए। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सब्सक्रिप्शन। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, ये फॉर्मल लेटर का है, कौन सा करेक्ट सब्सक्रिप्शन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कि योर्स होगा, योर्स फेथफुली। इसमें आपका एपोस्ट्रॉफी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसमें लगा कि हमें पजेशन अलग से लगाने की जरूरत नहीं है ना। व्हेन राइटिंग टू द गवर्नर द सैल्यूटेशन यूज्ड। ठीक है, व्हेन राइटिंग टू द गवर्नर द सैल्यूटेशन यूज्ड, इसका बताना है क्या होगा। कहा जा रहा है कि जब आप किसी गवर्नर को राइटिंग लिखते हो, यानी कि जैसे राज्यपाल हो गया या राजदूत के लिए, है ना, कोई मतलब जैसे वीआईपी पर्सन है, जैसे राज्यपाल हो गए, गवर्नर हो गए, किसी राजदूत के लिए अब क्या करोगे? सर शब्द का यूज़ करोगे। सैल्यूटेशन कैसा होना चाहिए? तो वहाँ पे आप क्या करोगे ना, साधारण सा सर शब्द का यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ पे रिस्पेक्ट देने के लिए ना योर एक्सलेंसी कहकर क्या करोगे? एड्रेस करोगे। ऐसा नहीं है सिंपल सा आप बोल दोगे सर, उसका सैल्यूटेशन आप लिख दोगे कि सर, ना, इस तरह नहीं, बल्कि आप क्या करोगे? उन्हें सम्मान देने के लिए योर एक्सलेंसी, महामहिम कहकर आप एड्रेस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, द इनसाइड एड्रेस रेफर्स टू। तो इनसाइड एड्रेस क्या है? जैसे कि ऊपर मैंने बताया था, ये लेटर राइटिंग के दो पते होते हैं। एक ना लिफाफे के ऊपर होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिफाफे के जो ऊपर होता है उसे आई थिंक पोस्ट सब्सक्रिप्शन कहते, नहीं पोस्ट, हाँ सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और जो लिफाफे के अंदर होता है उसे इनसाइड द लेटर कहते हैं, है ना। तो ये रहा बी करेक्ट हो जाएगा। इनफॉर्मल लेटर्स आर ऑल्सो नोन एज। तो इनफॉर्मल लेटर को और किस नाम से जानते हैं? तो इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? जो हम अपने फ्रेंड्स को, परिवार, फैमिलीज़ को, रिलेटिव्स को लिखते हैं। चूँकि ये हमारे पर्सनल मामले होते हैं, पर्सनल रिलेशन के बारे में होते हैं, इसलिए पर्सनल लेटर कहा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन अ पर्सनल लेटर द सैल्यूटेशन माय डियर फादर इज। ये इनकरेक्ट है कि करेक्ट है कि टू फॉर्मल है कि ओनली फॉर बिजनेस। जैसे पर्सनल लेटर में क्या हुआ, जो इनफॉर्मल लेटर है, पर्सनल लेटर को ही इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, अब इनफॉर्मल लेटर में एक लड़के ने क्या कर दिया, अपने फादर को वो लेटर लिख रहा है और वहाँ पे उस लेटर में उसने लिख दिया माय डियर फादर। तो क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये ज़्यादा फॉर्मल हो गया या सिर्फ बिजनेस के लिए करेक्ट है? देखिए, पर्सनल लेटर में हम अपने दिल की बात और प्यार जाहिर कर सकते हैं फुल्ली तरीके से, है ना। जब हम पर्सनल लेटर लिखेंगे या इनफॉर्मल लेटर में हम अपनी दिल की बात, वहाँ पे अगर हमारे अंदर प्यार भी है तो हम उस स्नेह को भी जाहिर करेंगे, है ना। तो अपने पिता को माय डियर फादर लिखना पूरी तरह से करेक्ट है। अपने पिता को आप प्यार से भी लिख सकते हो ना, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर सिस्टर, ब्रदर। तो ये पूरी तरह से करेक्ट है। यहाँ पे ना रिस्पेक्ट भी दिख रहा है, दूसरा प्यार भी, दोनों को दिखा रहा है यहाँ पे माय डियर। तो फॉर्मल लेटर में माय डियर का यूज़ नहीं होता। फॉर्मल लेटर में अब क्या करोगे? माय डियर का यूज़ नहीं करोगे, है ना। फॉर्मल लेटर में माय डियर का यूज़ नहीं होता, नहीं होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट पे 10 क्वेश्चन और देख लेंगे, उसके बाद डायलॉग पे आ जाएंगे। पंक्चुएशन इन द एड्रेस ब्लॉक, ये बताना है। पंक्चुएशन, एड्रेस ब्लॉक में पंक्चुएशन क्या है? देखिए, पुराने समय में जो पते होते थे ना, पते यानी कि एड्रेस की हर लाइन के लास्ट में कॉमा
या फिर आखिरी लाइन में हम या तो फुल स्टॉप लगाते थे ना, यही होता था। लेकिन आजकल के मॉडर्न स्टाइल में ओपन पंक्चुएशन का चलन चला है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एड्रेस की लाइन के लास्ट में किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं किया जाता जब तक कि वो लाइन के बीच में ना हो। तो इज ऑफन ओपन पंक्चुएशन इन मॉडर्न स्टाइल। अ सर्कुलर लेटर इज मीन्ड फॉर, सर्कुलर लेटर क्या होता है? सर्कुलर मतलब क्या होता है? सर्कुलर लेटर वन पर्सन को भेजा जाता है, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को भेजा जाता है, कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को भेजा जाता है, कि प्रेसिडेंट ओनली। सर्कुलर लेटर क्या होता है? देखिए जो सर्कुलर लेटर है ना, ये सर्कल या सर्कुलेट से बना है, ठीक है, सर्कल या फिर सर्कुलेट से बना है। अब सर्कुलेट मतलब क्या होता है? सर्कुलेट मतलब घुमाना या फैलाने से बना है। जब एक ही जानकारी एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को भेजनी होती है तो उसे हम सर्कुलर लेटर ही कहते हैं, है ना। जैसे कोई दुकान के बदलने की सूचना हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, मीटिंग की जानकारी देना हो और एक ही साथ हम कई लोगों को भेजना है तो भेज देते हैं, उसे ही कहा जाता है सर्कुलर लेटर। द स्पेस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड द टाइप्ड नेम इज फॉर डेटा सिग्नेचर, डेट सिग्नेचर या फिर डेजिग्नेशन या फिर एड्रेस। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि लेटर के लास्ट में जब हम योर्स फेथफुली, है ना, लेटर्स के लास्ट में जब हम योर्स फेथफुली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं तो उसके नीचे अपना नाम टाइप करते हैं ना, तो बीच में थोड़ी सी जगह, जो थोड़ी सी खाली जगह उसको छोड़ी जाती है। ये जगह किस लिए होती है? ये जगह सिग्नेचर के लिए होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं। और बिना हाथ के सिग्नेचर के फॉर्मल लेटर मान्य नहीं होते, ये ध्यान रखना है। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर इन फॉर्मल लेटर एज पर, तो फॉर्मल लेटर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? एक फॉर्मल लेटर अगर आप लिख रहे हो तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे ना, जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में, लाइक यूपीएलटी ग्रेड हो गया या पीजीटी का, जहाँ पे भी ये लेटर का पूछा जाता है तो उसका ट्रेडिशनली रूप से, यानी कि फॉर्मल लेटर का सही जो ऑर्डर है वो ये होता है, सबसे पहले डेट होता है, डेट, सबसे पहले डेट, डेट नहीं, पहले एड्रेस होता है, ठीक है, पहले एड्रेस होता है, उसके बाद डेट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, यानी कि ये लेटर किस बारे में लिखा जाने वाला है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूट, डियर सर, डियर मदर, जो भी है, मदर नहीं, डियर सर, डियर मैडम, सैल्यूटेशन, ठीक है, जैसे सर। फिर लास्ट में मेन जो पार्ट होता है, यानी कि लेटर का कहने का जो मेन मकसद है वो, उसको कहते हैं बॉडी, ठीक है। यानी कि कुछ मॉडर्न फॉर्मेट में सैल्यूटेशन पहले आता है, लेकिन एग्जाम में सब्जेक्ट को पहले लिखने वाला विकल्प सही माना जाता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट को माना जाएगा, फिर सैल्यूटेशन माना जाएगा, फिर बॉडी को माना जाता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई जगह ऐसे, मतलब मॉडर्न फॉर्मेट में सैल्यूटेशन पहले आता है, तो ये ध्यान रखना, एग्जाम्स में भी सब्जेक्ट को पहले लिखने वाले ऑप्शन को सही माना जाता है। तो हम यहाँ पे सी पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ये जो रेफ नंबर यानी कि रेफरेंस नंबर इज यूज्ड इन, ये कहाँ पे यूज होते हैं रेफरेंस नंबर? इनफॉर्मल लेटर में, बिजनेस या ऑफिशियल लेटर में, कि लव लेटर में या इनविटेशन में? रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस का मतलब, रेफरेंस नंबर मतलब जो संदर्भ संख्या होती है, ये केवल ना बिजनेस लेटर या फिर ऑफिशियल लेटर में सबसे ऊपर लिखा जाता है। इसका यूज़ ना उस लेटर की फाइल को ट्रैक करने या फ्यूचर में उस लेटर का हवाला देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर्मल लेटर में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इनफॉर्मल लेटर में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर ध्यान रखना, इनफॉर्मल लेटर में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। हाउ डू यू साइन अ लेटर टू एन एक्वेटेंस? जैसे कोई लेटर है जो आपका परिचित है, तो उस पर आप साइन कैसे करोगे? हाउ डू यू साइन अ लेटर टू एन एक्वेंटेंस? एक्वेंटेंस का मतलब परिचित, जिसे आप जानते हो ना, लेकिन वो आपका गहरा दोस्त नहीं है, बस आप जानते हो। तो ऐसे पर्सन को लेटर लिखते समय केवल पहला नाम लिखना बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो सकता है।
इसलिए इसे हम आमतौर पर क्या करेंगे, एटिकेट के नाते पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है, ताकि उन्हें पहचानने में गलती ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा नाम यहाँ पे साइन जो करेंगे वो फुल नेम करेंगे। किसी परिचित को आप लेटर अगर लिख रहे हो, वो आपका गहरा दोस्त नहीं है, ठीक है, तो केवल पहला नाम का पहला अक्षर अगर लिखोगे ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाएगा। तो आपको ना एटिकेट के नाते फुल नेम लिखना ताकि पहचानने में गलती ना हो। नेक्स्ट पे आएंगे, टू हुम इज़ अ लेटर टू अ एडिटर एड्रेस। तो लेटर टू द एडिटर, ये किसे एड्रेस होता है, ओनर ऑफ द पेपर को, कि जर्नलिस्ट को, कि एडिटर को, कि पब्लिक को। लेटर टू द एडिटर, तो इसमें आपको मतलब इसमें ध्यान ही देना है, यानी कि जैसे अखबार का जो ऑफिस होता है उसमें कई लोग होते हैं ना, मालिक होता है और जो रिपोर्टर होते हैं, लेकिन जो रीडर द्वारा भेजे गए जो लेटर होते हैं वो हमेशा एडिटर को ही एड्रेस किए जाते हैं। तो एड्रेस में हम टू द एडिटर ही लिखते हैं, तो यहाँ पे एडिटर इज़ करेक्ट। इन एन ईमेल, यानी कि मॉडर्न लेटर, द सब्जेक्ट इज। चलिए इसका बताइए क्या होगा, मॉडर्न लेटर में सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ईमेल आज के ज़माने का सबसे फॉर्मल लेटर है, ठीक है, जो ईमेल है वो आज के ज़माने का सबसे फॉर्मल लेटर है, जो ईमेल है, ये ध्यान रखना पहला। और इसमें जो सब्जेक्ट है यानी कि विषय लिखना क्लैरिटी के लिए अनिवार्य माना जाता है। जो विषय है मैंडेटरी है, खाली सब्जेक्ट वाला ईमेल अक्सर स्पैम समझा जाता है, ठीक है, या पढ़ने वाले उसे इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये बताता है कि ईमेल खोलने से पहले उसमें है क्या, तो मैंडेटरी है। ये जो सब्जेक्ट है ना इसमें मैंडेटरी है, किस लिए, क्लैरिटी के लिए, तो ये ध्यान रखना है। रिस्पेक्टेड सर इज़, ये जो रिस्पेक्टेड सर है ये स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में माना जाता है कि अमेरिकन या इंडियन। तो देखिए रिस्पेक्टेड सर अगर हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के अनुसार रिस्पेक्टेड सर लिखना गलत नहीं है, लेकिन ये इंडियन इंग्लिश का एक बहुत ही आम हिस्सा है। ब्रिटिश हो गया या अमेरिकन इंग्लिश में केवल डियर सर या सर लिखा जाता है, वहाँ रिस्पेक्टेड का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में इस तरह नहीं किया जाता, तो इसे इंडियनिज्म माना जाएगा। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन इन इंडिया इंग्लिश, ये इंडिया में कॉमन हो सकता है रिस्पेक्टेड सर। द हेडिंग ऑफ अ लेटर इंक्लूड्स, तो लेटर की जो हेडिंग में क्या इंक्लूड होना चाहिए। देखिए अगर आप लेटर राइटिंग की जो डिवाइस है उसमें लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज में हेडिंग का मतलब लेटर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, और इसमें मेन रूप से भेजने वाले का पता और डेट शामिल होनी चाहिए, है ना, ये लेटर की शुरुआत को दिखाता है। तो सेंडर एड्रेस होना चाहिए और डेट होना चाहिए, भेजने वाले का पता एंड डेट होना चाहिए। यहाँ पे आपका खत्म होता है लेटर राइटिंग, अब आ जाता है डायलॉग राइटिंग का। आई होप कि इसमें आपने आपको मज़ा आया होगा कि हाँ क्वेश्चन कितना आपने किया है लेटर राइटिंग से, तो ये इसमें स्कोर ज़रूर करना, इसमें 50 ही थे। अब आ जाते हैं डायलॉग राइटिंग पे, 50 और है, जल्दी से कर लेते हैं डायलॉग राइटिंग पे। चलिए डायलॉग राइटिंग इज़ एसेंशियली, डायलॉग राइटिंग क्या होता है पहले हम समझते हैं, डायलॉग राइटिंग होता क्या है। डायलॉग मतलब क्या होता है, हिंदी में डायलॉग के मतलब होता है संवाद, ठीक है, संवाद, डायलॉग। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो DI है, DI का मतलब क्या होता है, दो, लॉग मतलब क्या होता है, बातचीत, ठीक है, DI का मतलब दो और लॉग मतलब बातचीत। तो दो, इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसे ही कहा जाता है डायलॉग, उसे ही कहा जाता है हिंदी में संवाद, इंग्लिश में उसे डायलॉग कहते हैं। जब दो लोग के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, अगर कोई एक पर्सन बोल रहा है तो उसे हम मोनोलॉग कहेंगे, अगर सिंगल पर्सन सिर्फ बोल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोलॉग कहते हैं। लेकिन अगर दो के बीच में बातचीत हो रही है या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो उसे हम डायलॉग कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। समझ में आया। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय अ कैरेक्टर मस्ट बी इनक्लोज्ड इन। चलिए इसका बताना है क्या होगा। द एग्जैक्ट वर्ड्स, जैसे कोई कैरेक्टर एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स बोल रहा है तो उसको कैसा होना चाहिए, ब्रैकेट में उसका वर्ड होना चाहिए कि कोटेशन मार्क्स लगाना चाहिए कि स्लैशेस होना चाहिए या फिर एस्टेरिस्क होना चाहिए, बताना है यहाँ पे।
देखिए जैसे कोई स्टोरी है, कोई नॉवल में डायलॉग लिखते समय जो वर्ड कैरेक्टर के मुंह से निकलते हैं ना, तो उन्हें कोटेशन मार्क्स, जो कोटेशन मार्क्स होता है ये रहा, कोटेशन मार्क्स के अंदर रखते हैं, बंद किया जाता है। इससे पता चलता है ये सीधे बोले गए शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कोई कैरेक्टर बोल रहा है एग्जैक्ट वर्ड, तो हम उसको क्या करेंगे, कोटेशन मार्क्स में रख देंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हेन अ न्यू स्पीकर बिगिंस टू स्पीक यू मस्ट। तो डायलॉग राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, जब एक न्यू स्पीकर बोलता है, बोलना शुरू करता है, तो उसे यू मस्ट क्या होना चाहिए, कंटिन्यू ऑन द सेम लाइन, कि स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ या लाइन, कि यूज अ हाइफन, कि राइट। उसे क्या करना चाहिए, सेम ही लाइन बोलना चाहिए, जो दूसरा कैरेक्टर बोल रहा था वही लाइन बोलना चाहिए, कि उसे एक नए पैराग्राफ या नए लाइन से शुरू करना चाहिए, कि हाइफन का यूज़ करना चाहिए, या फिर बोल्ड में लिखना चाहिए। देखिए डायलॉग जो राइटिंग है ना, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है, रीडर को कंफ्यूज होने से बचाने के लिए जैसे ही बोलने वाला बदलता है, जैसे एक स्पीकर ने कोई डायलॉग अपना बोला, कोई बातचीत अपनी बोली, और जब दूसरा स्पीकर बोल रहा है तो वो उसकी बात नहीं दोहराएगा। दूसरा स्पीकर जो बोलेगा वो एक नई लाइन या नया पैराग्राफ उसको शुरू करना होगा, ताकि रीडर जो है ना वो कंफ्यूज ना हो कि कौन बोल रहा है, अब कौन बोल रहा है। जैसे रीमा सीमा है, दो कैरेक्टर हैं, उनके बीच में बातचीत हो रही है, रीमा जो वर्ड बोल रही है तो वो तो हमें समझ में आ गया, हाँ ये वर्ड रीमा बोल रही है, लेकिन वही बात को अगर ये जो सीमा भी है वो भी रिपीट कर ले तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन बोल रहा है। तो इसलिए जो सीमा को बोलना रहेगा तो उसको एक नए वर्ड, एक नई लाइन बोलना पड़ेगा, एक नया पैराग्राफ शुरू करना होगा, सो दैट कि हम जैसे रीडर को समझ में आए, हम कंफ्यूज ना हो। तो स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ और लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, विच पंक्चुएशन मार्क सेपरेट द स्पीकर टैग फ्रॉम द डायलॉग। ये मैंने पढ़ाया नहीं था थ्योरी इसका, बट मैंने इसको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगी आपको, टाइम ही नहीं मिल पाया, बाकी तो सब हम कर ही दिए थे, कुछ छूट गया था। विच पंक्चुएशन मार्क सेपरेट द स्पीकर टैग फ्रॉम द डायलॉग, इसका बताना है क्या होगा, कौन से पंक्चुएशन मार्क सेपरेट होता है स्पीकर के टैग फ्रॉम डायलॉग से, सेमी कॉलन, कॉमा या पीरियड। टैग जानते हो क्या होता है, ये रहता है ही शेड, ये टैग है, इसे ही टैग कहा जाता है, स्पीकर का टैग यही रहता है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, जो स्पीकर का टैग है ना, जो स्पीकर का टैग है, स्पीकर का टैग वो पार्ट होता है जो बताता है किसने कहा, जैसे ही सेड, सी आस्क्ड, ये सब क्या है, स्पीकर का टैग है। तो बोले गए जो डायलॉग हैं वो इस टैग को अलग करने के लिए आमतौर पर हम कॉमा कर लगाते हैं। क्या लगाएंगे, कॉमा। नहीं समझ में आया, जैसे आई एम गोइंग, ठीक है, जैसे आपका आई एम गोइंग। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो डायलॉग है, ये बोला उसने, अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, स्पीकर का टैग भी भरना है। तो स्पीकर का टैग यहाँ पे अगर आ गया ही सेड, तो बीच में क्या आना चाहिए, कॉमा लगना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। वही ये क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा पंक्चुएशन मार्क वहाँ पे सेपरेट करता है, तो ये रहता है, ये सेपरेट करेगा, ये जो स्पीकर का टैग है और ये जो डायलॉग है, ये दोनों के बीच में ये कॉमा सेपरेट करता है। तो यहाँ पे कॉमा इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। यहाँ पे बताना है कि किसमें करेक्ट पंक्चुएशन का यूज हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट पंक्चुएशन का जो यहाँ पे यूज हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, जब डायलॉग में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम क्या करेंगे, जैसे कोई डायलॉग है, देखिए ये डायलॉग है, पूरा जो सेंटेंस है उसे डायलॉग कहा जाता है। ठीक है, जब कोई डायलॉग में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो जो क्वेश्चन मार्क है वो हमेशा कोटेशन के अंदर आता है। कैसा आता है, कोटेशन के अंदर आता है, यानी कि ये जो कोटेशन है आपका, इस कोटेशन के अंदर एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा वो कहाँ लगाना होगा, इसके अंदर आएगा या इसके बाहर रहेगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखना, जब डायलॉग में, जब सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो जो क्वेश्चन मार्क होगा ना वो हमेशा कोटेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, यही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोटेशन मार्क है और इसके अंदर क्वेश्चन मार्क आया है, जो कि ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन स्क्रिप्ट फॉर्मेट द स्पीकर्स नेम इज फॉलोड बाई। नेक्स्ट वन पे आएंगे, स्क्रिप्ट फॉर्मेट में जो स्पीकर का नेम है वो क्या फॉलो करता है, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन या कोटेशन मार्क्स, ये ध्यान रखना। जैसे इसको मैं समझाती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, समझ में आ जाएगा।
जैसे कोई प्लेज है या फिल्म की स्क्रिप्ट है, उसका जो फॉर्मेट है वो कहानी से अलग होता है ना, जो स्क्रिप्ट होती है वो कहानी से अलग होती है। तो इसके नाम के बाद हमें कॉलन लगाया जाता है, इसके नाम के बाद क्या लगाया जाता है, कॉलन, और फिर डायलॉग लिखा जाता है। इसमें कोट्स का यूज़ नहीं होता। जैसे मैंने कहा कॉलन, जैसे मैंने रवि लिख दिया, उसके बाद हेलो, फिर यहाँ पे कॉमा, हाउ आर यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे रवि मैंने पहले नाम ले लिया ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले नाम ले लिया, तो इस नाम के बाद क्या आना चाहिए, कॉलन का यूज़ होना चाहिए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इस नाम के बाद कॉलन का यूज़ लगाया जाता है, फिर डायलॉग लिखा जाता है। ये रहा डायलॉग, हाउ आर यू, और इसमें कोट्स का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे कॉलन इज़ करेक्ट, ठीक है, ये सही हो जाएगा। स्क्रिप्ट फॉर्म में जो स्पीकर का नेम होता है वो ये स्पीकर का नेम है, ये रवि हेलो हाउ आर यू, ये स्पीकर है, और स्पीकर जब आएगा तो उसके बाद कॉलन का मार्क होगा, उसके बाद आपका डायलॉग होगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इफ अ डायलॉग टैग इंटरप्ट्स अ सेंटेंस विच इज करेक्ट, अगर एक डायलॉग टैग किसी सेंटेंस को इंटरप्ट करता है तो कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट होगा, बताना है कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट होगा। जैसे कोई सेंटेंस है ना बीच में टूटता है, बीच में आपका टैग आ जाएगा, तो टैग को दोनों तरफ क्या लगाया जाता है, टैग के दोनों तरफ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा आई थिंक, ठीक है, आई थिंक, उसके बाद ये आया एक, ठीक है, एक डायलॉग आया। अब इसमें बीच में क्या आ जाएगा, सी सेड, मैंने यहाँ पे टैग को बीच में ले आया, सी सेड। बाकी का डायलॉग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इट इज़ रेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने डायलॉग में लिखा तो भाई इसको कोटेशन मार्क तो लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी कोटेशन मार्क हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, आई थिंक दैट इट इज़ रेन, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन बीच में क्या आ गया, बीच में ये टैग आ गया, इसी को टैग कहा जाता है। जो स्पीकर बोलता है, ही सेड, सी सेड, आई आस्क्ड, ये सारे टैग हैं, ये बीच में टैग है, बीच में सेंटेंस को ये तोड़ दिया टैग। तो इसको क्या करना है, इसको अलग कैसे किया जाएगा, इसको अलग ना कॉमा लगा के किया जाएगा, दोनों तरफ, टैग के दोनों तरफ क्या होगा, कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा होगा, यहाँ पे भी कॉमा होगा, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे भी कॉमा हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान देना, आई थिंक ये बंद हो जाएगा पूरा, ये बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, एक कॉमा लग जाएगा, फिर सी सेड, इसको भी बंद कर देंगे, फिर इधर वाला इसको भी बंद रहेगा वो। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, ये रहा बी, आई थिंक कॉमा लग गया, ये इसमें हो गया, सी सेड दैट इट इज़ रेन, ये पूरा डायलॉग है, आई थिंक दैट इट इज़ रेन, ये पूरा डायलॉग, लेकिन बीच में ये टैग आ गया। तब आप क्या करोगे, तो टैग को ना टैग के दोनों तरफ आप कॉमा लगाओगे, ये याद रखना। नेक्स्ट पे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। सक्सेसफुल डायलॉग राइटिंग रिक्वायर्स, एक सक्सेसफुल डायलॉग जो राइटिंग होती है वो क्या मांग करती है, अच्छा डायलॉग वो होता है जो पढ़ने में असली लगे, है ना, अच्छी बातचीत वही होती है जो पढ़ने में असली लगे। लोग असल ज़िंदगी में क्या करते हैं, किताबी या बहुत भारी भाषा में बात नहीं करते। जैसे हम लोग हैं अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा हम कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या हम किताबी भाषा लेके चलते हैं, या बहुत भारी भारी लैंग्वेज थोड़ी ना यूज करते हैं, जो हमको आती है वही, तो वही असली डायलॉग है। तो वही असली डायलॉग भी वही होना चाहिए, डायलॉग का जो टोन होना चाहिए ना वो नेचुरल होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये असली डायलॉग है, असली बातचीत है। और कैसा होना चाहिए, बातचीत वाला होना चाहिए कि हाँ वाकई में बातचीत हो रही है, जैसे रियल में हम लोग बोलते हैं। तो कॉन्वर्सेशनल टोन होना चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं। बहुत ज़्यादा फॉर्मल भाषा डायलॉग को नकली बना देता है, यानी कि किताबी भाषा बोलोगे, बहुत भारी भरकम लैंग्वेज बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एकदम फॉर्मल लैंग्वेज बन जाएगा और बहुत नकली लगेगा। तो कैसा होना चाहिए सक्सेसफुल डायलॉग का, जैसे हम लोग बोलते हैं, सिंपल, नेचुरल, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अ नेचुरल फ्लो इन डायलॉग, इसका बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अ नेचुरल फ्लो इन डायलॉग। तो डायलॉग में एक नेचुरल फ्लो कैसे क्रिएट किया जाता है, निम्नलिखित में, कॉन्ट्रैक्शन करके, कि कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी डाल के, कि पैसिव वॉइस, या फुट नोट्स। देखिए हम क्या करते हैं जब बोलते हैं, तो बोलते समय हम अक्सर शब्दों को क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। जैसे हम डू नॉट को क्या बोल देंगे,
बोलते समय हम क्या करते हैं, शब्दों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डू नॉट को डोंट बोल देंगे, डोंट बोलते हैं। आई एम को क्या बोलेंगे, आई एम को आई एम बोल देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। तो इसे इन्हें हम कंट्रैक्शन करते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं। डायलॉग राइटिंग में इनका यूज करने से ना बातचीत कैसे हो जाती है, एकदम नेचुरल। अगर हम डायलॉग राइटिंग में इनका यूज़ करें, जैसे डू नॉट की जगह पे डोंट, आई एम की जगह पे आई एम, इसका यूज़ करें ना, तो ये थोड़ा सा नेचुरल लगेगी, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में भी वही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, अ सॉलिलोकी इज, सॉलिलोकी क्या होता है। देखिए सॉलिलोकी ये प्ले में एक ऐसी सिचुएशन है, ये ड्रामा में होता है, प्लेज में एक ऐसी सिचुएशन है जब स्टेज पर एक अकेला कैरेक्टर होता है और अपने मन के जितने भी थॉट हैं, जितने भी विचार हैं, उसको ना ज़ोर ज़ोर से बोलता है। वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से या ऑडियंस से बात कर रहा होता है, ताकि ऑडियंस उसके मन की बात जान सके। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। अ कैरेक्टर स्पीकिंग टू देमसेल्व्स, टू अलाउड वर्ड याद रखना। इन डायलॉग एलिप्सिस इज यूज टू शो, देखिए डायलॉग राइटिंग में एलिप्सिस का यूज़ किया जाता है क्या दिखाने के लिए, लाउड शाउट के लिए, कि ट्रेलिंग ऑफ अ हेजिटेशन के लिए, कि द एंड ऑफ अ सेंटेंस की एक्साइटमेंट। डायलॉग राइटिंग में हम एलिप्सिस यानी कि ये 3 डॉट्स, इसका यूज़ अगर करते हैं तो क्या दिखाने के लिए करते हैं। देखिए एलिप्सिस का यूज़ क्यों करते हैं, देखिए डायलॉग लिखते समय ना हम 3 बिंदुओं यानी कि 3 पॉइंट्स यानी एलिप्सिस का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बोलने वाला जो पर्सन है वो हेजिटेट कर रहा है या सोच रहा है, या उसके बाद धीरे धीरे बंद हो गई है, बात अधूरी रह गई है, ये एक लंबा पॉज दिखाता है। तो ट्रेलिंग ऑफ अ हेजिटेशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। ये डायलॉग का ही पार्ट है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे टैग कहते हैं, ध्यान रखना। ये डायलॉग है, ये टैग है, ये डायलॉग है। चलिए अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट होगा। सिंपल है, याद रखना। यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे डायलॉग राइटिंग में क्या होते हैं, स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, उसके अनुसार सी सेड यानी कि सी सेड उसने कहा, ये टैग है, सी सेड उसने कहा। और इसके बाद ना यानी कि इसके बाद जो ओपनिंग कोट से पहले कॉमा लगाया जाता है, यानी कि इसके बाद जो ओपनिंग कोट आएगा यानी कि जो डायलॉग आएंगे उसके पहले क्या आता है, कॉमा आता है। नरेशन आपने पढ़ा होगा, उसके पहले ये कॉमा आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि ओपनिंग कोट से पहले हमेशा कॉमा लगाया जाता है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। अब ये किस में जाएगा, ये कोटेशन में जाएगा, ठीक है। अब कोटेशन से कोटेशन, ये फुल स्टॉप कोटेशन के अंदर ही रहता है, ये भी ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी सेड कॉमा लग गया, फिर ये वाला डायलॉग इसमें आ जाएगा, दोनों तरफ वो लग जाएगा कोटेशन मार्क, और ये जो फुल स्टॉप है ये इसी के अंदर आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन मार्क भी इसी के अंदर आता है। व्हेन राइटिंग अ डायलॉग बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट द टोन शुड बी, यहाँ पे बताना है व्हेन राइटिंग अ डायलॉग, ठीक है। एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में अगर एक डायलॉग बोला जाए तो टोन कैसा होना चाहिए। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में अगर बातचीत हो रही है तो डॉक्टर मतलब टोन कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए कि प्रोफेशनल एट एम्पैथेटिक होना चाहिए कि हाईली इनफॉर्मल होना चाहिए, रोमांटिक होना चाहिए। रोमांटिक तो कहीं से नहीं होगा, ओके। तो डॉक्टर और मरीज के बीच में जो बातचीत होगी ना, तो डॉक्टर को थोड़ा सा प्रोफेशनल भी होना पड़ेगा, और मतलब अपने रूल के अकॉर्डिंग, जो चिकित्सा का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोफेशनल भी होना पड़ेगा। साथ ही साथ मरीज की तकलीफ़ के प्रति उनको एम्पैथेटिक भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल या बहुत ज़्यादा आक्रामक होना गलत है। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना गलत है। डायलॉग टैग्स आर, चलिए बताइए क्या होगा ये। डायलॉग टैग्स कैसे होते हैं, मैंने ऊपर बताया था टैग्स किसे कहा जाता है। तो डायलॉग टैग्स जो होते हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे फ्रेज होते हैं जो डायलॉग के साथ जुड़ते हैं और बताते हैं कि बात किसने कही और कैसे कही। जैसे ही सेड, ये टैग है। ही सेड उसने कहा, सी आस्क्ड उसने पूछा, जॉन शाउटेड जॉन ने चिल्लाया। ये सब क्या है, ये टैग हैं और ये बताते हैं कि डायलॉग ये बात किसने कहा है और कैसे कही है। तो सब फ्रेजेस होते हैं लाइक ही सेड और सी आस्क्ड। If a speech tag comes after a full sentence quote, the period becomes a, चलिए इसका बताइए क्या होगा।
इफ़ अ स्पीच टैग, अगर स्पीच टैग आता है आफ्टर फुल सेंटेंस, फुल सेंटेंस के बाद आता है, फुल सेंटेंस के कोटेशन के बाद आता है, तो पीरियड बिकम्स अ कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन या रिमेन्स अ पीरियड, ये बताना है। देखिए यदि अगर ना कोट के अंदर एक पूरा सेंटेंस है, जैसे ये कोटेशन है और इस कोटेशन के अंदर पूरा सेंटेंस है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही सेड आया है, ये टैग आया है, ठीक है, इसके तुरंत बाद टैग आता है, तो सेंटेंस के लास्ट में हम क्या रखेंगे, पीरियड रखेंगे या फुल स्टॉप लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। सेंटेंस के तुरंत बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, अब यहाँ पे कॉमा लगा दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप बंद कर दिया, अब यहाँ पे ही सेड ले आया, ही सेड फिर फुल स्टॉप, तो ये सही है? क्या ये सही है? नो, ये गलत है। तो कैसे होना चाहिए? इस तरह, आई एम गोइंग, ये कोटेशन में बंद रहेगा, ठीक है, आई एम गोइंग करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, आप कॉमा रखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या रखोगे, कॉमा रखोगे, उसके बाद ही सेड रखोगे, ये आएगा बीच में, तो क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बीच में कॉमा आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आई एम गोइंग, उसके बाद कॉमा, देन ये आपका क्लोज हो जाएगा, फिर ही सेड, ओके। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप कर दिया, फुल स्टॉप नहीं करना है आपको, कॉमा लगाना है यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा था, विच वर्ड इज बेटर ऑल्टरनेटिव टू सेड इन अ क्वेश्चन। चलिए इसका बताइए क्या होगा, कौन सा वर्ड बेटर है सेड की जगह पर? अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या सेड की जगह पे कौन सा वर्ड बेटर है? रिप्लाइड, आस्क, एक्सक्लेम्ड या टोल्ड, या सेड ही सही है अपनी जगह पे? देखिए जब डायलॉग में कोई कैरेक्टर क्वेश्चन पूछ रहा है तो बार बार सेड लिखना गलत है, बार बार आप सेड लिखोगे ये गलत हो जाएगा, बल्कि क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आप आस्क्ड रख सकते हो या इंक्वायर्ड रख सकते हो, इंक्वायर्ड रख सकते हो, या क्वेश्चन ही रख सकते हो, क्वेश्चन, है ना, इसका ज़्यादा सटीक है, बेहतर माना जाता है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इन अ प्ले स्क्रिप्ट आर कोटेशन मार्क्स यूज फॉर डायलॉग, इसका बताना है प्ले स्क्रिप्ट में क्या कोटेशन मार्क डायलॉग के लिए यूज होते हैं? प्ले स्क्रिप्ट में जैसे कोई स्टोरी है, स्टोरी में डायलॉग के लिए कोटेशन का यूज होता है क्या? जैसे कोई स्टोरी है ना, कोई स्टोरी चल रही है और स्टोरी में जो डायलॉग है, डायलॉग को हम दोनों कोटेशंस में भर देते हैं। जैसे डायलॉग ये मैंने बोला पूरा, अब इसको दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा दिया, ये सही है। जब कोई स्टोरी का डायलॉग रहेगा उसमें कोटेशन मार्क दोनों तरफ से कोटेशन मार्क यूज़ होता है, सही है। लेकिन जब कोई प्ले की स्क्रिप्ट होगी, जब कोई प्ले की स्क्रिप्ट होती है, प्ले की जब स्क्रिप्ट होगी तब इनका यूज़ नहीं होता, कोटेशन मार्क का यूज़ नहीं होता है। वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे कैरेक्टर का नाम लिखा जाता है, फिर कॉलन, फिर सीधा डायलॉग होता है। प्ले स्क्रिप्ट में आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे आप, जैसे रवि आपने लिख दिया, मैंने कहा ना वहाँ पे आप क्या करोगे, कैरेक्टर का नाम लिखा जाएगा, जैसे मैंने कैरेक्टर का नाम लिख दिया, प्ले स्क्रिप्ट की बात कर रही हूँ, कैरेक्टर का नाम लिख दिया, फिर कॉलन, यहाँ पे कॉलन का मार्क रख दिया, फिर आप यहाँ पे डायलॉग लिखोगे, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, इस तरह होगा। तो प्ले स्क्रिप्ट में इस तरह होता है। यहाँ पे पूछा क्या है कि क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कोटेशन मार्क यूज़ होगा? नो, कोटेशन मार्क सिर्फ स्टोरी में होता है। स्टोरी के जो डायलॉग होगा उसमें कोटेशन मार्क रहते हैं, दोनों तरफ से कर दिया जाता है डायलॉग का। लेकिन आपके यहाँ पे प्ले स्क्रिप्ट पूछा है तो प्ले स्क्रिप्ट में नहीं होता है। प्ले स्क्रिप्ट में क्या होता है, कॉलन का मार्क होता है, ध्यान रखना, यानी कि पहले कैरेक्टर का नाम होगा, देन कॉलन का मार्क होगा, उसके बाद डायलॉग होगा, ये ध्यान रखना है, डायलॉग लिखा जाता है। What should be avoided in good dialogue writing? अगर एक अच्छी डायलॉग राइटिंग अगर आप लिख रहे हो तो क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए? स्लैंग, रोबोटिक स्पीच की इंटरजेक्शन की शॉर्ट सेंटेंसेस, क्या चीज़ आप डायलॉग में अवॉइड करोगे एक अच्छे डायलॉग राइटिंग में, एक अच्छी बातचीत में?
भाई आप ऐसी कोई बातचीत बोलोगे जो रोबोटिक लगेगी क्या? एक अच्छे डायलॉग को ना नेचुरल लगनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी बातचीत कर रहे हैं तो नेचुरल लगनी चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि रोबोटिक स्पीच बोलोगे आप, मशीन या बहुत ज़्यादा किताबी भाषा का यूज़ करोगे। तो अगर आप रोबोटिक स्पीच लिख रहे हो या रोबोटिक बातचीत कर रहे हो तो ऐसा लगा ना बहुत नकली है, बहुत उबाऊ बना देगा। इसलिए कैरेक्टर को ऐसी बातें करनी चाहिए जैसे असली इंसान करते हैं, ना कि रोबोट। तो अच्छे डायलॉग राइटिंग में इसको अवॉइड किया जाता है, रोबोटिक स्पीच। टू एक्सचेंज प्लीजेंट्रीज मीन्स, टू एक्सचेंज प्लीजेंट्री मतलब क्या होता है? टू फाइट, टू ग्रीट पोलाइटली, टू से गुड बाय, टू इग्नोर। क्या होता है ये? तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है मेन बात शुरू करने से पहले आप क्या करोगे। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और मेन बात शुरू करने से पहले आप क्या पूछोगे? आप यही पूछोगे ना, बहुत ही पोलाइट वे में एक दूसरे का हाल पूछोगे, कहोगे नमस्ते, मौसम कैसा है, घर पे सब कैसे हैं। तो इसे ही कहा जाता है प्लीजेंट्री, है ना। तो टू ग्रीट पोलाइटली, बहुत ही किसी से बातचीत अगर आप शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले बहुत ही शिष्टाचार के साथ, बहुत ही पोलाइटली एक दूसरे का हाल पूछोगे, ठीक है। नमस्ते, मौसम कैसा है, घर पे सब कैसे हैं, ये वो, ये सारी। तो इसी को कहा गया है प्लीजेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्टली पंक्चुएटेड है। देखिए जो डायलॉग राइटिंग हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें पंक्चुएशन कभी मैं बताते चल रही हूँ। ये आपके जो पंक्चुएशन करते रहते हो ना कि ग्रामर में पंक्चुएशन पढ़ा दो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी पंक्चुएशन को लेके। तो ध्यान रखना, जब आप कोई बातचीत करते हो, डायलॉग मतलब बातचीत, ठीक है। डायलॉग के लास्ट में क्या होता है, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही है, ये पूछा जा रहा है। देखिए जब डायलॉग के लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तो उसके बाद कॉमा नहीं लगता, ठीक है। जब कोई डायलॉग है, जैसे ये डायलॉग है, ठीक है, जब कोई डायलॉग के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है ना तो उसके बाद कॉमा नहीं आता है। जैसे ये भी डायलॉग है, यहाँ पे टैग नहीं है, ये भी डायलॉग ही है। अगर ये कोटेशन मार्क में दे दिया है तो डायलॉग ही है। तो जब डायलॉग आएगा ना और उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा तो उसके बाद कॉमा नहीं लगता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि उसके बाद आने वाला जो टैग होगा, ये रहा टैग, ये सब टैग है, जो आने वाला टैग होगा वो कैसे होंगे, वो उसके साथ ना, एक ध्यान रखना, स्मॉल लेटर शुरू होता है, क्योंकि वो उसी सेंटेंस का पार्ट माना जाता है। समझ में आया? जैसे मैंने कहा, पहले तो याद रखना, अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो कॉमा नहीं आएगा, ये गलत हो गया। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है डायलॉग में, एक्सक्लेमेटरी मार्क आया हुआ है तो कॉमा नहीं लगेगा। दूसरा याद रखना, उसके बाद का जो टैग स्पीच आएगा, जो टैग आता है, जैसे ये आया है, तो इसमें ना जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में आएगा, यानी कि कैपिटल में नहीं आएगा। अगर कैपिटल में है तो वो दूसरा पार्ट माना जाएगा, स्मॉल लेटर में है तभी ये इसका हिस्सा माना जाएगा। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल स्टॉप, ठीक है, स्टॉप, ये लगा दिया। अब आगे इसी सेंटेंस को मुझे लिखना है तो यहाँ पे क्या करोगे, ही शाउटेड, ही शाउटेड या ही शाउटेड, कौन सा सही होगा? तो ध्यान रखना यहाँ पे ही शाउटेड, ये वाला, यहाँ पे जो स्मॉल लेटर है, इसका जो आगे का जो स्पीच होगा, टैग होगा ना, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। स्मॉल लेटर में इसलिए होगा क्योंकि ये इसी का पार्ट तब माना जाएगा। अगर यहाँ पे आप ना कैपिटल लेटर में इसका यूज़ कर लिए तो समझ जाओ ये बाहर है। कैपिटल में अगर आपने ही का कैपिटल कर दिया तो इसका मतलब ये एक नया सेंटेंस है जो इसके रेफरेंस में नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ये तो ऐसे गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों सही हैं। स्टॉप, ही शाउटेड, स्टॉप, ही शाउटेड, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टॉप ही शाउटेड, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप ये कॉमा के बाहर है इसलिए ये भी कट गया, कॉमा के अंदर होना चाहिए। तो दो चीज़ें यहाँ पे आप मैं बता के जा रही हूँ, ये पंक्चुएशन का है, ये आपके ग्रामर में भी आ सकता है, इसको ध्यान रखना। पहला ध्यान रखना कि जब भी आपका एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, जैसे डायलॉग के लास्ट में, ये डायलॉग है और ये टैग है, जैसे कोई सेंटेंस लेती हूँ, सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है तो उसमें कॉमा नहीं लगेगा, पहला याद रखना। उसके बाद अगर टैग आ रहा है, टैग मतलब ही शाउटेड, ही सेड, सी सेड, ही आस्क्ड, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो जो पहला अक्षर होगा, जो पहला लेटर होगा, जैसे ही सेड है तो आप ना स्मॉल ही यूज़ करोगे, कैपिटल नहीं यूज़ करोगे,
स्मॉल रहेगा तो ये इसी का पार्ट माना जाएगा, अगर आपने कैपिटल यूज़ कर लिया तो ये दूसरा निकल जाएगा, ये इसका पार्ट नहीं माना जाएगा, ऐसा लगेगा कि एक नया सेंटेंस यहाँ पे आ गया है, इसका रेफरेंस नहीं है। समझ में आया? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। डायलॉग कंट्रीब्यूट्स टू। डायलॉग जो होते हैं प्लॉट रखते हैं या कैरेक्टर, मूड या ऑल ऑफ द अबव। डायलॉग में क्या होता है, देखिए लिटरेचर में जो डायलॉग होते हैं ना वो सिर्फ बातचीत नहीं होते हैं। अगर बात लिटरेचर की करेंगे तो लिटरेचर में सिर्फ डायलॉग बातचीत नहीं होते हैं, इसमें प्लॉट भी आता है। प्लॉट क्या करता है, कहानी को आगे बढ़ाता है। इसमें कैरेक्टर भी आते हैं, कैरेक्टर के स्वभाव, उसकी पर्सनालिटी को दिखाता है। इसमें मूड भी आता है, कहानी का माहौल, उसकी इमोशंस तैयार करता है। तो ये तीनों ही काम करते हैं, डायलॉग में आते हैं अगर लिटरेचर में है तो। अ डायलॉग बिटवीन फ्रेंड्स इज़ यूजली, ठीक है, जो है ऐसा डायलॉग जैसे बातचीत है फ्रेंड्स के बीच में हो रही है तो यूजली कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लीगल या टेक्निकल। दोस्तों के बीच में बातचीत को हम क्या करेंगे, दोस्तों के बीच बातचीत तो फॉर्मल वे में आप बात नहीं करोगे, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा आदर सम्मान वाली भारी शब्दों का ज़रूरत तो नहीं है अगर आप दोस्तों से बात कर रहे हो। उनकी आप दोस्तों की भाषा कैसी होगी, रिलैक्स्ड होगी, पर्सनल होगी, इनफॉर्मल होगी। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, फीलर्स लाइक आर विल आर यूज टू। ये क्या होते हैं भाई, आर वेल आर यूज टू, ये क्या होते हैं, ये इंक्रीज वर्ड काउंट है, साउंड नेचर है, साउंड नेचुरल है, ये कंफ्यूज है, ये सो एंगर है। तो यहाँ पे फिलर्स लाइक आर वेल आर यूज टू। देखिए रियल ज़िंदगी में क्या होता है, हम रोबोट की तरह लगातार नहीं बोलते ना, बीच में रुकते हैं या सोचते हैं। जैसे रियल ज़िंदगी में हम रोज़मर्रा में जो लैंग्वेज बोलते हैं तो ऐसे थोड़ी ना रोबोट की तरह लगातार बोलेंगे, बीच में रुकेंगे, सोचेंगे अच्छा। तो डायलॉग राइटिंग में इन शब्दों का यूज़ ना इसलिए किया जाता है ताकि जो बातचीत हमारी है वो थोड़ा नेचुरल लगे और असली लगे। इन सब चीज़ों का डायलॉग राइटिंग में यूज़ किया जाता है। वेल क्यों, साउंड नेचुरल के लिए, यानी कि जो बातचीत है वो नेचुरल लगे, असली लगे। ऐसे हम रियल जिंदगी में करते हैं, उसी तरह डायलॉग राइटिंग में यूज़ होता है। व्हेन कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच टेंस यूजली, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस को चेंज करते हैं तो टेंस क्या हो जाता है, रिमेन सेम ही रहता है, यानी कि प्रेजेंट से प्रेजेंट में ही रहेगा, कि चेंज हो जाता है पास्ट में या फ्यूचर में या प्रेजेंट में। तो ये तो सभी को पता है, राइट आंसर यहाँ पे पास्ट है। अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, चेंज होना है, कन्वर्ट करना ही है। द फ्रेज है ब्रेक अ लेग इम्प्लाइज, ये जो फ्रेज है ब्रेक अ लेग, इसका मतलब क्या होता है, थ्रेट, लक, वार्निंग या इंजरी। देखिए ब्रेक अ लेग ना ये फेमस एक ईडियम है जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, जिसका लिटरल मीनिंग ये नहीं होता कि पैर तोड़ना, पैर तोड़ना नहीं होता। ये जो आया ना ब्रेक अ लेग, ये एक थिएटर की दुनिया से, एक थिएटर की दुनिया का एक अंधविश्वास है जिसका यूज किसी को परफॉर्मेंस से पहले शुभकामनाएं जो विशेष देने के लिए दिया जाता है। जैसे कोई थिएटर में परफॉर्मेंस करने जा रहा है तो उसको बोलते थे ब्रेक अ लेग, यानी कि गुड लक, यानी कि लक, जैसे हम लोग बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। तो ये शुभकामनाएं देने के लिए होता था। मे आई कम इन सर इज़ लाइकली स्पोकन बाय, ये कौन बोलता है, टीचर, स्टूडेंट, फादर या बॉस। तो स्टूडेंट बोलते हैं। मे का जो यूज़ है ना, मे परमिशन मांगने के लिए होता है, और सर का यूज़ यहाँ पे टीचर या बॉस के लिए रिस्पेक्ट दिखाने के लिए होता है। तो ये आमतौर पे स्टूडेंट ही है। नेक्स्ट, द टोन ऑफ एन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज़, ये जो टोन है ये क्या है, बहुत रूड है कि फॉर्मल एंड अपोलोजेटिक है कि हैप्पी है कि सार्कास्टिक है। ये जो टोन है ये क्या है, देखिए ये जो टोन है इसमें बताया गया एक्सट्रीमली सॉरी, इनकन्वीनियंस का यूज़ किया गया है। ये टोन फॉर्मल है और इसमें माफ़ी भी मांगी जा रही है, तो ये दोस्तों के बीच की लैंग्वेज तो नहीं है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच टैग इम्प्लाइज वॉल्यूम, कौन सा टैग है जो वॉल्यूम को इम्प्लाइज करता है, विस्पर्ड, थॉट, वॉक्ड या स्माइल्ड। ठीक है, कौन सा वो टैग है जो वॉल्यूम बताता है। देखिए डायलॉग टैग वो शब्द बताता है ना, जो डायलॉग टैग है वह शब्द है जो बताता है कि बात कैसे की गई है, या विस्पर किया गया है, फुसफुसाया गया है। तो यहाँ पे जो विस्पर्ड है, ये जो शब्द है ना, ये क्लियरली बताता है कि आवाज़ वॉल्यूम कैसी थी, बहुत धीमी थी और बहुत ही फुसफुसाया जा रहा था। बाकी शब्द नहीं बताते उतना। ठीक है, ये जो थॉट है, ये वॉक्ड है, स्माइल्ड है, ये आवाज़ की तेज़ी या धीमेपन को नहीं बताते, लेकिन विस्पर जरूर बताते हैं कि कैसा बोला जा रहा है, फुसफुसाया जा रहा है। इंटरप्शन इन डायलॉग इज शोन बाय, डायलॉग में जो इंटरप्शन है वो क्या दिखाते हैं, इम डैश दिखाते हैं, पीरियड दिखाते हैं, कॉमा दिखाते हैं, सेमी कॉलन।
क्या दिखाते हैं। देखिए जब कोई कैरेक्टर बोलते बोलते अचानक रुक जाता है ना, और कोई दूसरा कैरेक्टर उसे बीच में काट देता है, यानी कि इंटरप्ट कर देता है, तो उसे ग्रामर में हम इम डैश का यूज़ करते हैं। किसका? इम डैश का, ये वाला इम डैश का यूज़ करते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये एलिप्सिस है। इसका यूज कहाँ करते हैं? जब कोई धीरे धीरे रुक रहा हो या हिचकिचा रहा हो, हेजिटेट कर रहा हो, तब इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई पर्सन झटके से रुक जाए और कोई उसको इंटरप्ट कर दे, तब हम इसका यूज़ करेंगे, इम डैश का यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे कोलोक्वेलिज्म इन डायलॉग्स आर। तो डायलॉग में ये जो कोलोक्वेलिज्म है ये क्या होते हैं? देखिए, कोलोक्वेलिज्म का मतलब होता है आम बोलचाल की लोकल लैंग्वेज या लोकल शब्द, जैसे यार, गौना, वाना, है ना। तो फॉर्मल राइटिंग में ये गलत माने जाते हैं, है ना। और ये डायलॉग का इनका जो यूज़ है ना, वो कैरेक्टर को असली दिखाने के लिए बिल्कुल सही माना जाता है डायलॉग में। तो कोलोक्वेलिज्म में इसका यूज़ किया जाता है ताकि भाई लैंग्वेज डायलॉग कैसा लगे? असली लगे। यार, गौना, वाना, ये सारी। रिपोर्टिंग वर्ब रेफर्स टू। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड, आई एम गोइंग। अब इसमें ये जो है ना ही सेड, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है, ये जो टैग है ना ही सेड, आई सेड, ही सेड टू मी, ये सारे क्या है? ही आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी, ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब हैं जो कॉमा से बाहर होते हैं, मतलब कॉमा के बाहर होते हैं, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो वर्ब इन टैग, जो वर्ब टैग में होते हैं, इसे टैग भी कहा जाता है डायलॉग राइटिंग में। बेस्ट रिप्लाई टू हाउ डू यू डू। अगर कोई पूछता है हाउ डू यू डू, तो इसका रिप्लाई क्या है? आई एम फाइन, कि हाउ डू यू डू, व्हाट्सअप या नाइस, क्या होगा इसका रिप्लाई? देखिए, ये इंग्लिश का एक बहुत पुराना और फॉर्मल रूल है कि हाउ डू यू डू, ये कोई सवाल नहीं है कि आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है जैसे तुम कैसे हो। नहीं, ये नमस्ते कहने का, हेलो कहने का एक फॉर्मल तरीका है, एक फॉर्मल मेथड है। इसलिए इसका सही जवाब भी वापस यही होगा, हाउ डू यू डू कहना ही होता है। आई एम फाइन कहना गलत हो जाएगा। आई एम फाइन तो आप तब बोलोगे ना जब हाउ आर यू पूछा जाता है, हाउ आर यू का जवाब मिलेगा। कस्टमर्स शॉपकीपर डायलॉग फोकसेस ऑन। देखिए, जो दुकानदार होते हैं और जो ग्राहक होते हैं, उनके जो डायलॉग होते हैं वो किस पे फोकस होते हैं? पॉलिटिक्स पे, ट्रांजैक्शन पे, फिलॉसफी पे, लिटरेचर पे। तो एक ग्राहक और दुकानदार के बीच में जो डायलॉग होते हैं हमेशा लेन देन पर सेंटर्ड होते हैं ना। सामान की कीमत पूछेगा, उसकी क्वालिटी पूछेगा, उसके डिस्काउंट, उसके पे करने के बारे में बात करेगा। पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी ना बात करेगा। नेक्स्ट, पंक्चुएशन इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट और लॉन्ग कोट। जैसे कोई लिस्ट है या कोई लॉन्ग कोटेशन है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ होगा? कॉमा, कॉलन, डैश या हाइफन। देखिए, जब हम कोई लिस्ट, जैसे हम कोई लिस्ट शुरू करते हैं, या कोई लॉन्ग कोट, जैसे कोई लंबा कोटेशन देने वाले होते हैं, तो हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? कॉलन का। किसका? कॉलन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है, कॉलन का। कैसे? जैसे मैंने कहा, प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे? अब यहाँ पे प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट को शुरू करना ना, एक लिस्ट बताने जा रही हूँ, तो लिस्ट को शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सेमी कॉलन का मार्क लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप लिख सकते हो पेन, पेपर एंड पेंसिल, इस तरह लिख सकते हो। तो जब आप कोई लिस्ट शुरू करोगे ना, या कोई लॉन्ग कोटेशन आप देने वाले हो, तो वहाँ पे हम कॉलन का मार्क करेंगे, यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना पंक्चुएशन का। एंड असाइड इन अ प्ले में असाइड क्या होता है? देखिए, प्लेज में, ये ड्रामा में होता है साइड, प्लेज में असाइड वो डायलॉग होता है जो एक कैरेक्टर ऑडियंस की ओर मुड़कर बोलता है, और ऐसा माना जाता है कि स्टेज पर बाकी जो कैरेक्टर हैं वो इसे सुनते नहीं हैं, और ये कैरेक्टर के मन की बात ऑडियंस को बताने का एक तरीका है। तो स्पोकन टू ऑडियंस। ठीक है। स्टेज डायरेक्शन आर यूजली, जो स्टेज डायरेक्शन है वो कैसे होने चाहिए आमतौर पर?
देखिए प्ले के जो स्क्रिप्ट मतलब प्ले के स्क्रिप्ट में डायलॉग के अलावा कुछ और भी डायरेक्शन होते हैं। जैसे कोई प्लेज है ना, उसके स्क्रिप्ट में डायलॉग भी होते हैं, डायलॉग के अलावा और भी कुछ डायरेक्शन होते हैं। वे बताते हैं कि एक्टर को कैसे चलना है, कैसा एक्टर का भाव होना चाहिए, कहाँ बैठेगा। उसका मेन डायलॉग से अलग दिखाने के लिए अक्सर उसे क्या किया जाता है, इटैलिसाइज लिखा जाता है या ब्रैकेट में रखा जाता है। ये ध्यान रखना। स्टेज डायरेक्शन, जैसे समझ में नहीं आया, जैसे मैंने कहा, जैसे कोई कैरेक्टर है और वो गुस्से में बोल रहा है, गेट आउट। जैसे मैंने कहा जॉन जो है ये बहुत गुस्से में है ये कैरेक्टर, तो इसका जो भाव है, इसका जो इमोशन, इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में इसका लिख देंगे एंग्रीली, जॉन एंग्रीली, फिर यहाँ पे कॉलन का मार्क करके गेट आउट। अब यहाँ पे हमें पता चल गया ना कि ये जो जॉन है इसका भाव कैसा है, ये अभी गुस्से में है और गुस्से में ही बोल रहा है ये गेट आउट। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डायलॉग मतलब प्ले के जो स्क्रिप्ट में डायलॉग होते हैं ना, उसके अलावा कुछ और भी डायरेक्शन दिए होते हैं। एक्टर को कैसे चलना है, कैसा भाव बनाना है, कहाँ बैठना है। तो इसके जो मेन डायलॉग से अलग दिखाने के लिए उसका ना एक ब्रैकेट में यूज़ करेंगे, या तो एक ब्रैकेट में उसको यूज़ करेंगे कि इसका भाव कैसा है, या तो उल्टा तिरछा करके लिखा जाएगा, जिससे समझ में आ जाएगा कि हाँ डायलॉग, ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का जो डायलॉग है वो किस वे में बोला गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। डेट इन डायलॉग इज रिटन, डायलॉग में डेट लिखी जाती है। देखिए डायलॉग का मतलब हूबहू वही लिखना जो बोला गया है। तो हम बोलते समय क्या लिखेंगे, हम बोलते समय 5/12/2024 नहीं बोलते, हम बोलते हैं December 5th या द 5th of December बोलते हैं ना। इसलिए डायलॉग में तारीखें वैसी ही लिखी जाती हैं जैसी बोली जाती हैं, तो एज स्पोकन हो जाएगा, ठीक है। डायलॉग डेट जो होती है डायलॉग में वैसी ही लिखी जाती है जैसे बोला जाता है December 5th, द 5th of December। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे 5/12/2024, नहीं बोलेंगे ऐसा। एन इम्परेटिव सेंटेंस इज, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस में कोई, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस में कोई कमांड हो, कमांड मतलब कोई आदेश हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई निवेदन दिया गया हो, कोई एडवाइस हो, सजेस्ट हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें अक्सर जो सब्जेक्ट होता है ना, कर्ता जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट, ये हाइड रहता है, छुपा रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, इसमें एक कमांड है, एक आदेश है, इसलिए ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो छुपा है। शट द डोर किसी पर्सन को ही तो बोला होगा, किसी सेकंड पर्सन को, यानी कि यू करता है, इसमें वो हमेशा छिपा रहता है इम्परेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट पे आएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच रिमूव्स, तो इनडायरेक्ट जैसे जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ रिमूव करते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ रिमूव करेंगे, कोटेशन मार्क को रिमूव करेंगे। और क्या करेंगे, जैसे ही सेड मैंने लिखा है, ही सेड, यहाँ पे कोटेशन मार्क है, फिर यहाँ पे एक डायलॉग लिखा, फिर ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम ये डायरेक्ट है इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ही सेड तो हमने ही सेड उतार दिया, एज इट इज़ रख दिया, इसको सबसे पहले हटाएंगे, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, दैट रख देंगे। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे। आइडेंटिफाई द एरर, आई सेड हिम टू गो, इसमें एरर बताना है, कहाँ पे एरर की गई है। सेड है, हिम है, टू है, गो है। देखिए इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, सेड, जो सेड है ना, सेड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट नहीं आता। जो सेड है ना, सेड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आप नहीं लाओगे, जैसे यहाँ पे आया हुआ है ऑब्जेक्ट, नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेड के साथ टू लगाना ज़रूरी है। अगर आप सेड के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट ला रहे हो ना, जैसे सेड, तो अगर ऑब्जेक्ट ला रहे हो तो यहाँ पे टू लगाना ज़रूरी है, तब आप यहाँ पे हिम ले आ सकते हो, ऑब्जेक्ट ले आ सकते हो। अदरवाइज अगर आप टू नहीं लगा रहे हो तो सेड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सेड टू, या फिर आप कर सकते हो, ऑब्जेक्ट आ सकता तो सेड को हटाना पड़ेगा, सेड की जगह पे आप टोल्ड लगा सकते हो, आई टोल्ड हिम, तब यहाँ पे हिम आ जाएगा, तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन जब सेड रहेगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्ट ला रहे हो तो टू आपको लगाना मैंडेटरी है, लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेड है ये गलत तरीके से यूज़ हुआ है, ये ध्यान रखना है। एटिकेट रेफर्स क्या होता है, एटिकेट मतलब क्या होता है, एटिकेट मतलब शिष्टाचार। ये कोई स्पेलिंग नहीं है, ये समाज में व्यवहार करने अच्छे रूल, तौर तरीके, पोलाइट बिहेवियर, जैसे बड़ों से कैसे बात करनी है, टेबल पर खाना कैसे खाना है, पोलाइट बिहेवियर। नेक्स्ट पे आएंगे इन डायलॉग, अ क्वेश्चन यूजली फॉलोड बाई, तो डायलॉग में क्वेश्चन जो होता है वो यूजली फॉलोड बाई
क्या डायलॉग में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, क्वेश्चन आंसर कमांड या साइलेंस। तो डायलॉग में एक समान स्ट्रक्चर होता है, यदि अगर कोई एक पर्सन क्वेश्चन पूछता तो दूसरा व्यक्ति उसका आंसर देगा, है ना। ये नहीं कि क्वेश्चन के बाद सन्नाटा या आदेश आना डायलॉग को अजीब बना सकता है, तो इसमें आंसर होगा। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आंसर जवाब देना है, रिटोरिकल क्वेश्चन थोड़ी ना है। अब वोकेटिव केस क्या होते हैं? वोकेटिव केस मतलब संबोधन कारक कहा जाता है। वोकेटिव केस तब किया जाता है जब हम किसी पर्सन का नाम लेकर उसे एड्रेस करते हैं, उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, उसे कहा जाता है वोकेटिव केस। एड्रेसिंग समवन, जैसे मुझे किसी को बुलाना है, कम हियर ना बोल के कम हियर, अब यहाँ पे मैं नाम ले लूँ रवि कम हियर, कॉमा लगा दिया, रवि कम हेयर, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, रवि कम हेयर। तो यहाँ पे जो रवि है ना, ये वोकेटिव केस है। ऐसा क्यों होता है? नाम लेके बुलाना ताकि इसका ध्यान खींचना, अपनी तरफ इसका ध्यान खींचना, आकर्षित करना, इस तरह। तो उसे कहते हैं नाम लेकर, जो नाम रहेगा वो वोकेटिव केस रहेगा। और रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? रिटोरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो आंसर पाने के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी बात पर जोर देने या प्रभाव डालने के लिए पूछा जाता है। नीड्स नो आंसर, इसमें आंसर पाने की कोई चाहत नहीं होती है, बस अपनी बात पर जोर डालना या प्रभाव डालने के लिए पूछा जाता है। टर्न टेकिंग बिलोंग्स टू, ये जो टर्न टेकिंग है ये किससे बिलोंग करता है? मोनोलॉग से, डायलॉग से, सॉलिलोक्वी या इससे? टर्न टेकिंग मतलब होता है क्या है? बारी बारी से बोलना, मेरी बारी आई, तुम्हारी बारी आई, इस तरह। ये केवल डायलॉग में ही पॉसिबल है। कहाँ पे मिलेगा आपको? सिर्फ डायलॉग में पॉसिबल है, ठीक है। जहाँ दो या दो से अधिक लोग होते हैं, एक पर्सन बोलता है फिर दूसरा अपना टर्न लेता है, ठीक है, ये आपके डायलॉग में। मोनोलॉग में और सॉलिलोक्वी में तो सिर्फ एक ही पर्सन बोलता है, वहाँ पे नहीं होगा, बारी बारी से जिसका टर्न आए। डिक्शन मीन्स क्या होता है? लिटरेचर और राइटिंग में डिक्शन का मतलब होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का चयन करना, यानी कि राइटर अपनी बात कहने के लिए किन शब्द का यूज़ कर रहा है, भारी भरकम या सरल, तो उसे डिक्शन कहते हैं। इसका हैंड राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, चॉइस ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट पे सार्काज्म इज शोन बाय, सार्काज्म में क्या दिखाता है? सार्काज्म मतलब व्यंग या कटाक्ष। ये अक्सर ना कहाँ पे मिलते हैं? ये अक्सर कंटेक्स्ट या टोन से पता चलता है कि हाँ सार्काज्म हो रहा है, किसी कंटेक्स्ट से या टोन से। जैसे मैंने कहा, जैसे अगर भारी बारिश हो रही हो, जैसे भारी बारिश हो रही हो और कोई कहे वाह क्या शानदार मौसम है, तो इसके कंटेक्स्ट से पता चलता है कि ये एक व्यंग है। तो कंटेक्स्ट एंड टोन से पता चलता है कि सार्काज्म है। विच इज इनफॉर्मल, कौन सा इनफॉर्मल है इसमें? आई शैल कंपनी यू, आई एम कमिंग विद आ, या आई विल ज्वाइन यू, अलाउ मी टू एस्कॉर्ट यू। देखिए बात अगर हम करेंगे इसमें, इनफॉर्मल में जो लैंग्वेज होती है ना, वो स्लैंग और छोटे शब्दों का यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा डोंट का यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं जब हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, थोड़ा सा कंट्रैक्शन करके यूज़ करते हैं, स्लैंग का यूज़ करते हैं, स्लैंग करके, छोटा करके। तो ये जो ऑप्शन में बी है ना, यहाँ पे जो या है, या मतलब यू, अब यू ना बोल के या बोला गया है, एकदम छोटा कर दिया गया, स्लैंग है। आई एम बोल के एम बोलते हैं, जो दोस्तों के बीच की भाषा बनाती है, तो यही सही है, बाकी सब फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। अब फॉर्मल इन्विटेशन लेटर यूजेस, एक फॉर्मल इन्विटेशन लेटर में क्या यूज़ होता है? जैसे एक फॉर्मल इन्विटेशन लेटर होता है, जैसे शादी का कार्ड हो गया, कोई ऑफिशियल डिनर है, तो हमेशा उसमें कौन सा किसका यूज़ करेंगे? फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, क्या करेंगे? तो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। जो फॉर्मल इन्विटेशन लेटर होता है ना, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इसमें आई या हम का यूज़ नहीं होता, बल्कि उस मेज़बान का नाम लिखा होता है, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, इस तरह। तो थर्ड पर्सन इज़ करेक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट गोल ऑफ डायलॉग। तो डायलॉग का अल्टीमेट गोल क्या होता है? कहानी में देखिए, स्टोरी में डायलॉग का उद्देश्य क्या होता है? हूबहू असली जीवन की नकल करना, क्योंकि असली बातचीत में लोग बहुत रुकते हैं और अटकते हैं, सेम वैसे डायलॉग में भी होना चाहिए। बल्कि इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है इल्यूजन ऑफ रियलिटी पैदा करना, यानी कि वास्तविकता का भ्रम। ये ऐसा लगना चाहिए कि ये असली है, लेकिन इसे कहानी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पॉलिश किया जाता है। तो क्रिएट इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो ये थे भाई डायलॉग राइटिंग और लेटर राइटिंग से क्वेश्चन, जो मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया भी है और कुछ टिप्स भी बता दिए हैं, जिससे आपको याद रहेगा, आपके पंक्चुएशन में भी ध्यान मतलब हेल्प करेगा। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। फीडबैक जो ज़रूरी है ना। चलिए
इसका PDF चाहिए ना, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। टाइम बहुत कम है, बस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस जितना कर सकें प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।